Hello everyone, welcome back to Geology Concepts. I'm Mrityunjay Singh, and as you can see, we are back with our current affairs series. Now, this is part third, right? कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट है। इससे पहले इस मंथ के लिए हम दो पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे आपको पता ही है कि हम पूरे मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उनको पार्ट्स में डिवाइड करके वीकली बेसिस पे हम उनको डिस्कस करते हैं, राइट? सो इससे पहले वाले पार्ट में हमने 1 नवंबर से 7 नवंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स थे वो हमने पार्ट फर्स्ट में करे थे, राइट? देन इन पार्ट सेकंड हमने स्टार्ट किया था 7 नवंबर से 14 नवंबर, एंड टुडेज क्लास 14 नवंबर से वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट टिल 21 नवंबर, राइट? सो इन बिटवीन जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं हम उनको अपने इन्हीं पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। प्लस यहाँ पे जो हम स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हैं, आई एम होपिंग कि आप पिछले वाले लेक्चर्स को फॉलो अप कर रहे होंगे, ठीक है? तो उसमें जितना भी स्टैटिक पोर्शन होता है उसको भी आप अपने जो नोट्स होते हैं उनके साथ कॉम्प्लीमेंट कीजिए, राइट? सपोज अगर आप कोई नेशनल पार्क पढ़ते हैं या कोई आप पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ते हैं, तो आप उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं आप उनको रिवाइज कर सकते हैं, राइट? या नेशनल पार्क अगर आपने पढ़ा या फ्लोरा फौना किसी एनिमल के बारे में पढ़ा आपने, तो वो किस एरिया में पाया जाता है इंडिया के, या कोई आप अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पढ़ते हैं तो कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है, इन सबको आप अपने नोट्स में कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हालांकि हम अपनी क्लासेस में कोशिश करते हैं, मैं अपने आप में ही कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम आपको स्टैटिक पोर्शन जो है आपके पेपर के लिए वो मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करता हुआ पढ़ाता हुआ चलूँ। बट जैसे जब भी आप इसको पढ़ते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर, हाँ, एक और बात है कि अगर आपको ये लेक्चर्स बहुत लंबे लगते हैं तो आप वन गो में मत पढ़िए, या इसको आप नॉर्मल स्पीड में ना पढ़ के आप 2x में पढ़ सकते हैं, ठीक है? सो इट विल बेनिफिट यू। दूसरी बात, जितने पुराने पार्ट्स हैं आप उनको रिवाइज करते हुए चलिए, डोंट वरी। जो जब हमारा पेपर पास में होगा तो हम एक, जैसा कि मैंने आपको बोला ही था कि वी विल कंपाइल ऑल द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है? तो उसको हम तब डिस्कस कर लेंगे, राइट? सो विद दैट नोट, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास फॉर टुडे, राइट? तो पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ लेते हैं जो पिछली लास्ट क्लास में हमने शायद इसको कवर भी किया था। एक बार मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा। बोत्सवाना जो हमारा रीजन पड़ता है अफ्रीका में, राइट? आपको याद होगा, सदर्न अफ्रीका की तरफ यहाँ पे बोत्सवाना जो है एक रीजन पड़ता है, राइट? तो अच्छा, कौन-कौन सी कंट्रीज़ के साथ बोत्सवाना अपना बॉर्डर शेयर करता है, उनको भी याद रखिएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। तो याद रखिएगा, एक तो इम्पोर्टेंट कंट्री है नामीबिया। देखिए ये टेक्स्ट, लास्ट क्लास में हमने इसका पूरा मैप पे लोकेशन देखा था, राइट? तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप अपने साथ एटलस लेके बैठिए, ठीक है? जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपको कोई भी जगह लगती है, जैसे बोट्सवाना भी न्यूज में है, अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है? इंडिया जो है अफ्रीका के साथ बहुत ज्यादा अपने रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? दोनों ही वजह से, क्योंकि वहाँ पे एक तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है अफ्रीका में, ठीक है? तो इसलिए एक मेजर रीजन ये भी है। खैर, मोर ओवर वो एक इंटरनेशनल रिलेशन न्यूज़ है, बट आपको एटलीस्ट लोकेशन और किस कंट्री की बात हो रही है, उसमें कौन सी रिवर जाती है, उसके सराउंडिंग कौन-कौन सी कंट्रीज़ है, ठीक है? अगर आप इसको मैप पे बार-बार देखेंगे तो आपकी मैपिंग स्ट्रॉन्ग होती है, राइट? सो नामीबिया याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका याद रखिएगा, एक कंट्री आपने पढ़ी थी कौन सी? ज़िम्बाब्वे, और एक ज़ाम्बिया। दोनों नाम सेम है ऑलमोस्ट, राइट? सो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से निकलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन सी कंट्रीज से पास करती है, ठीक है? तो इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज से पास करता है, तो वो हम वैसे ज्योग्राफी में रेगुलरली डिस्कस करते रहते हैं, बट आप वो वाले क्वेश्चंस प्लीज मत छोड़ के आइएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप मैपिंग पे बहुत ध्यान दीजिए। मोर ओवर, अगर न्यूज की बात करें तो जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अंडर चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 2021 में या 22 में, 2022 में हमने क्या इंट्रोड्यूस करा था?
क्या फॉलो कर रहा था, चीता प्रोजेक्ट, राइट। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट अपनी कंट्री में, जिसमें हमने चीतास को अफ्रीका से अपनी कंट्री में रीइंट्रोड्यूस किया था, जो 19 आपका आई गेस 1952 में, जो अराउंड 1952 आप मान सकते हैं कि जो एक्सटिंक्ट हो गए थे हमारी कंट्री से। सो उसको रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इससे पहले हमने नामीबिया से जो है चीता इंट्रोड्यूस करे थे सितंबर 22। पहला फर्स्ट बैच ऑफ चीतास फ्रॉम नामीबिया अराइव्ड एट कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, तो याद रखिएगा कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हमने दोबारा जो है टोटल 8 चीतास जो है, मिक्स ऑफ एडल्ट एंड सब एडल्ट मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है, इनको अपनी कंट्री में, इंडिया में दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करा है। पर इस बार हमने इनको कौन से कंट्री से लिया है, बोट्सवाना से, राइट। मोकोलोरी नेचर रिजर्व, जो यहाँ का नेशनल पार्क आप मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने इन चीतास को अपनी कंट्री में री इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। लास्ट क्लास में भी हमने, अगर आपको याद हो तो शायद लास्ट न्यूज़ हमने ये डिस्कस करी थी, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपको रिवाइज करा दिया, राइट। सो मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। चीता की बात कर रहे हैं तो मुखी को कैसे भूल सकते हैं। मुखी इंडिया बॉर्न चीता, क्या नाम है, मुकी, इंडियन बॉर्न चीता है ये। गिव बर्थ टू 5 कब एट कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चीतास की फर्स्ट बैच की, उसमें से एक चीता है मुखी। ठीक है, बैकग्राउंड की बात करें तो मुखी जो है बॉर्न हुई थी मार्च 29 2023 में। ठीक है, बोथ नामीबियन चीतास, पेरेंट्स की अगर बात करें तो नामीबियन चीतास थे, अफ्रीका ओरिजिन, इंपोर्टेड इन 2022। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस वीक की, इसलिए मैं आपको ये न्यूज़ मैंने यहाँ पे आपको दोबारा समझाया कि ये फर्स्ट बैच के बारे में मत भूल जाइएगा। तो इसी चीता में जो आगे नामीबियन पेरेंट्स जिस चीता के थे मुखी, उन्होंने उसने 5 कब्स जो हैं अभी यहाँ पे बॉर्न हुए हैं उसके, राइट। चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे 1950 में, जैसे मैंने आपको बताया। रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट सिंस 2022, ये हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, वैलिडेट रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम वाइबिलिटी, प्रूव्स एडेप्टेशन टू इंडियन हैबिटेट्स, क्रिटिकल फॉर सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन, करंट चीता पॉपुलेशन। अच्छा, ये याद रख लीजिएगा, कभी कभार आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, सो देर आर 34 टोटल हैं, जिसमें से 10 एडल्ट हैं, 24 कब्स हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रख लीजिएगा। और मुखी को मत भूलिएगा। ठीक है, तो पेपर में अगर आपसे पूछ लें मुखी विच वॉज रिसेंटली न्यूज, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाएगा। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क नहीं भूलेंगे। और चलिए, खैर, आगे बात करते हैं। आई गेस आप इतना इसके लिए सफिशिएंट है आपके जीएसआई पेपर के लिए। अच्छा, जब हम नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं तो एक म्यूजियम भी अभी छत्तीसगढ़ में जो है वो स्पॉटलाइट में रहा, जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स, जिसमें एक्चुअली म्यूजियम में बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट्स में रहे। ठीक है, तो ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए म्यूजियम खोला गया है छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम है वीर नारायण सिंह मेमोरियल। ठीक है, एंड मेमोरियल एंड ट्राइबल, याद रखिएगा, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यू म्यूजियम इन छत्तीसगढ़ शाइन स्पॉटलाइट्स ऑन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिरसा मुंडा जी जो हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो 15 नवंबर से हम अब वो कर रहे हैं, मना रहे हैं। ठीक है, जनजातीय दिवस जिसे जो आपने अभी पिछली काफी सारे पार्ट्स में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया, जनजातीय दिवस बन रहा है, जनजातीय दिवस बन रहा है। ठीक है, तो तो ये बनाए क्यों जा रहे हैं, बिरसा मुंडा जी जो हमारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है, जिन्होंने बैटल, आपको याद होगा कौन सी बैटल हमने बात की, मुंडा रिबिलियन, जिसे हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, उलगुलन, उलगुलन, राइट, उलगुलन, या ग्रेट
ट्यूमल्ट, ग्रेट ट्यूमल्ट। ठीक है, तो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसको याद रखिएगा। तो ऐसी ही एक फ्रीडम फाइटर के लिए म्यूजियम खुला है छत्तीसगढ़ में। जैसे कि हम जानते हैं छत्तीसगढ़ बहुत रिच कल्चर है वहाँ पे, ट्राइबल ग्रुप्स का, राइट। तो इसलिए वहाँ पे एक म्यूजियम खोला गया है। नाम क्या है? वीर नारायण सिंह मेमोरियल ट्राइबल म्यूजियम, राइट। इनॉग्रेट कब किया गया? 1 नवंबर 2025 को पीएम मोदी जी के द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। प्रोमिनेंट फिगर कौन सी है? फीचर्ड फिगर्स कौन कौन सी है? वीर नारायण जी, राइट। सो वीर नारायण सिंह रिबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ऑब्वियसली। दूसरे हमारे थे गुंडाधुर रामदास जी, राइट। अच्छा, ये बस्तर रीजन में, बस्तर रीजन, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये बस्तर रीजन में इन्होंने फाइट करी थी। अ, भूमकल, ठीक है, भूमकल, भूमकल रिबिलियन ऑफ 1910, ठीक है, याद रखिएगा ये। गुंडाधुर रामदास जी के अगर कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो, ठीक है, भूमकल रिबिलियन 1910। देन बिरसा मुंडा जी, बिरसा मुंडा जी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और बहुत प्रोमिनेंट हमारे ट्राइबल ग्रुप थे, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, झारखंड, इन सब के रीजन के, बस्तर रीजन के, राइट। तो उसमें से सबसे प्रोमिनेंट कौन से हैं? सबसे पहले तो है हमारी कमर ट्राइब, ठीक है। फिर दूसरी है हमारी बैगर, बाइग, राइट। अच्छा, ये फेमस किस लिए है? बाइग टैटू के लिए, बाइगा टैटू, राइट। स्पेशली जो वुमेन्स होती हैं इस ट्राइब ग्रुप की, वो इसको वो करती हैं। और दूसरा है हमारा अबुझ माडिया, अबुझ माडिया, राइट, अबुझ माडिया। ये सब ग्रुप है गौंड ट्राइब की, ठीक है। अबुझ माडिया, अबुझ मारिया भी बोलते हैं इसे, अबुझ मारिया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अबुझ मारिया, ये क्या है? सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ गॉन ट्राइब, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इन्हीं का अभी आपने इंस्टाग्राम पे भी या बहुत सारे पेपर्स में अभी फेमस हुआ था, ये एक प्रैक्टिस करते हैं, गोतुल, ठीक है, गोतुल प्रैक्टिस होती है। तो ये भी इससे एसोसिएटेड है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर दूसरी हमारी है पतीत कोरवा और बिरहुर। बिरहुर बोलते हैं पीपल ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। ये सारी याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है और इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। कभी कभार आपसे ना पीवीटीजी के बारे में पूछ लेता है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आते हैं। दूसरी बात, इनका जो आप ये कह सकते हैं पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको छत्तीसगढ़, एमपी, इनफैक्ट यूपी के कुछ पार्ट्स में भी, बिहार और झारखंड, ठीक है। इन सब में आपको देखने के लिए मिलता है, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। और वीर नारायण सिंह जो मेमोरियल है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और गुंडाधुर रामदास जी के बारे में हमने बात करी, और बिरसा मुंडा जी के बारे में तो हम बात करते भी आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, खैर, तो ये आई गेस ये न्यूज आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया, ग्रोथ ऑफ इंडियन CO2 emission expected to slow down significantly। जो हमारी CO2 की ग्रोथ है, वो स्लो डाउन हो चुकी है इन 2025, ठीक है। ये आर्टिकल ऐसा क्लेम करता है। ऐसा क्यों है, अब देख लेते हैं।
की फाइंडिंग्स अगर हम बात करें ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट स्टडी की 2025। अच्छा, ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट स्टडी जो है ये 2001 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, बेसिकली एक इंटरनेशनल साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें कार्बन कहाँ से निकल रहा है, मतलब एमिशन कहाँ हो रहा है, और सिंक के सोर्सेस कहाँ है, कहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है, जैसे ओशन में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, लैंड में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, निकल कहाँ से रहा है, मतलब फॉसिल फ्यूल कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, लैंड यूज जो है कार्बन का वो कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, इन सब के बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट जो है वो एक प्रोजेक्शन है। ठीक है, प्रोजेक्ट करती है, प्रोजेक्शन है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। बट ये जो रिपोर्ट है ये कहाँ सबमिट होती है, जो आपके कोप होते हैं, जैसे अब कोप 30 चल रहा है तो ये अपनी रिपोर्ट कहाँ सबमिट करेगा, कोप 30 में सबमिट करेगा। तो इसी रिपोर्ट में इंडियन फॉसल फ्यूल CO2 एमिशन एक्सपेक्टेड टू ग्रो ओनली 1.4%, जबकि पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें 2024 से, तो ग्रोथ रेट बताई गई थी 4% की। ठीक है, 15 से 24 के बीच में 3.6 एनुअली। ठीक है, ये डाटा जो है एक बार आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, पेपर में ना आपको स्टेटमेंट में लिख देगा। और एक मिसकंसेप्शन ये है, नेट पे आप अगर वीडियोस देखते हैं तो अगर यूपीएससी ने कोई डाटा दे दिया है चार ऑप्शन में, तो वो गलत ही होता है 99%। तो ये जो 1% वो क्वेश्चन सही हो जाता है ना, तो वो यही डाटाज होते हैं। ठीक है, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो प्रोमिनेंट डाटा है। ठीक है, इसको यूपीएससी कभी गलत नहीं लिखेगा अपने ऑप्शन में, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लीजिए। बाकी कुछ ऐसा लिख देता है कुछ भी यूपीएससी, तो जनरली वो गलत होता है। बट खैर, उसको हम किसी और क्लास में बात करेंगे जब हम पेपर सॉल्विंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसको हम तब टैकल करेंगे। मोर ओवर, आपको क्या ध्यान रखना है, CO2 एमिशन 2025 के लिए 1.4% की रेट से बढ़ रहा है। कंपेयर करें अगर पिछले साल से, तो 4% ग्रोथ ही है। 15 से 24 तक की करें एवरेज, तो 3.6 एनुअल ग्रोथ थी। 2005 से 14 तक की करें तो 6.4% एनुअल ग्रोथ की रेट से बढ़ रहा था। तो ये जो कार्बन कम, मतलब जो ग्रोथ कम हुई है, स्लो हुई है, ये किन रीजंस की वजह से हुई है। सबसे पहला है अर्ली मॉनसून। अब अर्ली मॉनसून कैसे अफेक्ट करता है सर, बारिश होगी, बारिश होगी तो टेम्परेचर जो है वो डाउन जाएगा। टेम्परेचर डाउन जाएगा तो आपको गर्मियों में एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फैंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अर्ली मानसून कैसे इफेक्ट करेगा, अब एसी और फैन के लिए क्या चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, कोल चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ पावर तो हमें कोल से ही आता है, राइट। सो अगर अर्ली मॉनसून आ जाता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कूलिंग कूलिंग जो आपके अप्लायंसेज होते हैं उसकी कम रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से एनर्जी कम होती है। इससे आपका जो पॉल्यूशन है, CO2 है, उसके लेवल्स जो हैं वो कम होते हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन रेन्यूएबल्स, रेन्यूएबल एनर्जीज जो है इंडिया में वो ग्रो कर रही है बहुत तेजी से, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया और सोलर पावर प्लांट्स हो गए। ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, काफी सारी ऐसी योजना है जिसमें सोलर प्लांट लगा के दे रही है गवर्नमेंट आपको। आप ऐसी एक स्कीम के बारे में हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि कैसी कौन सी स्कीम के बारे में पढ़ा था जिसमें गवर्नमेंट जो है सोलर प्लांट आपको लगा के देती है। ठीक है, सब्सिडाइज रेट पे। खैर, मोर ओवर, तो जितने भी रेन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, उतना फॉसल फ्यूल या कोल आप समझ सकते हैं, उससे CO2 का एमिशन जो है वो कम होगा, मतलब हम कम यूज करेंगे। ठीक है, वेरी लो ग्रोथ इन कोल कंजम्पशन, जैसे इंडिया जो है अब शिफ्ट कर रहा है अपने पावर एनर्जीज को दूसरे फॉर्म में, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, या आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए, ईवीज हो गई, या सोलर पावर हो गई, विंड पावर हो गई, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं कितने ज्यादा न्यूज में है। तो जिसकी वजह से कोल का कंजम्पशन हमारी कंट्री में डाउन साइजिंग जा रहा है, जिसकी वजह से CO2, ये जो आप ग्रोथ रेट देख रहे हैं 1.4% का, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। चौथा क्या है, एक्सपैंडिंग बेस इफेक्ट। अब 2024 में अगर हम बात करें
2024 में बहुत पीक पे थी डिमांड पावर की। ठीक है, तो इसको अब अगर हम बेस ईयर मान लें, तो सपोज हमारे देश में अर्ली मॉनसून आ जाता है, ठीक है, या रेन्यूएबल बहुत ज्यादा हम यूज करने लग जाते हैं, रेन्यूएबल एनर्जी बहुत ज्यादा यूज करने लग जाते हैं। तो इस बेस ईयर में भले ही हम अब 1.4 की कंजम्पशन कर रहे हैं, बहुत स्लाइटली कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन बेस ईयर से तो कम ही कर रहे हैं ना। तो जितना हमने पिछले साल में डिमांड करा था, उससे हमारी डिमांड कम है। आप इसको सिंपल शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्शन हो रहा है, जो स्टैटिस्टिक्स दिख रहा है, वो स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है, कि पिछले साल से तो कम है ना। ठीक है, पिछले साल हमारा डिमांड ही बहुत ज्यादा था, एक एवरेज से बहुत ज्यादा डिमांड था। अगर आप 2024 में देखें, 4% ग्रोथ से हम कर रहे थे। ठीक है, तो पिछले साल से तो कम ही है, अब बढ़ तो रहा है, बट उतना नहीं बढ़ रहा जितना आपका बेस ईयर था, मतलब पिछले साल का आपका जितना स्टडीज कहती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं स्लो डाउन होने के। ठीक है, बाकी कंटिन्यूअस कार्बन इंटेंसिटी इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। हम अपनी जो कार्बन एनर्जी है उसकी जो जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनको फ्रीक्वेंटली मॉनिटर कर रहे हैं, अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से एनर्जी वेस्टेज कम है। ठीक है, और एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ के आ रही है। तो ये कुछ ऐसे रीजन है, हाईलाइटेड रीजंस हैं इस आर्टिकल में, जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि जो हमारा ये जो मतलब एक अचीवमेंट आया 1.4% ग्रोथ का ही, ये क्यों आ पाया, स्लो डाउन क्यों हुआ है CO2 एमिशन, राइट। अच्छा, दीज आर एस्टिमेट्स ओनली, नॉट ऑफिशियल डाटा। तो ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ एस्टिमेट्स हैं, प्रोजेक्शन है, वो ऑफिशियल डाटा नहीं है। कंट्रीज प्रिपेयर एंड सबमिट ऑफिशियल एमिशन डाटा टू यूएनएफसीसी, जो कोप कंडक्ट करवाती है। कोप 30 जो चल रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, याद होगा आपको, अर्थ समिट में हमने इसको वो करा था, साइन करा था, फिर वहां से कोप 15, 21, जितनी भी कहानी हम पिछली क्लास में भी पढ़ के आए हैं। तो इस कोप में हम अपना ऑफिशियल डाटा, वैलिड डेटा को सबमिट करते हैं। ठीक है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्शन जो है इज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको बताया, दैट ट्रैक्स ग्लोबल कार्बन बजट। ये क्या ट्रैक करता है, ग्लोबल कार्बन बजट ट्रैक करता है। ग्लोबल कार्बन बजट मतलब बजट क्या होता है, कि कहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है, कहाँ आपकी इनकम हो रही है, सेविंग हो रही है, यही बजट होता है। वैसे ग्लोबल कार्बन बजट क्या होगा, कहाँ से एमिशन हो रहा है, CO2 का एमिशन कहाँ से सबसे ज्यादा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर की जगह एमिशन कहाँ से हो रहा है, तो सबसे पहला मेन तो हमारा फॉसिल फ्यूल ही है, कंपोनेंट। ठीक है, दूसरा लैंड यूज का जो चेंज हो जाता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, तो कार्बन वहां पे बढ़ जाएगा, ग्रीन हाउस अब वहां पे आपको ज्यादा वो करने देखने के लिए मिलेगी, राइट। सिमिलरली कहाँ सिंक हो रहा है, लैंड पे, जो अगर आप एफॉरेस्टेशन करते हैं तो उससे कितना इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, इनकम मतलब कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं हमारे, हम एटमॉस्फेयर में कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हम ओशन में कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इसका जो बजट निकलता है, मतलब इसका जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है, उसको बजटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट क्या करता है, एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, हर कंट्री की ये स्टडी करता है कि कहाँ पे कितना कार्बन बजट है। कार्बन बजट अब आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ से कितना एमिशन हो रहा है, कहाँ कितना सिंक हो रहा है। ठीक है, पब्लिश एनुअली इन नेचर जर्नल, टाइम्ड विद कोप 30। ठीक है, नेचर का जो जर्नल है, जो नेचर पब्लिकेशन है, ठीक है, उसके जर्नल में ये प्रिंट होता है, ठीक है, पब्लिश होता है, राइट। सो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये जो डाटा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। हाउ इंटरेक्शन बिटवीन सोलर स्टॉर्म एंड अर्थ लाइट्स अप द स्काई। आपने अरोरा का कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। ठीक है, recent solar storm brought auroras to unexpected places in northern hemisphere। ठीक है, इंक्लूडिंग इंग्लैंड तक में, नहीं तो वैसे नीदरलैंड्स का बहुत फेमस है अरोरा, राइट। और इनफैक्ट ये याद रखिएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बहुत प्रोमिनेंट है, सदर्न हेमिस्फेयर में बहुत कम चांसेस होता है कि आपको अरोरास देखने के लिए मिलते हैं। अब इसके पीछे का रीजन हम ज्योग्राफी की क्लास में समझेंगे, पर यहाँ पे अरोरा की फॉर्मेशन के कुछ प्रोसेस हम रिवाइज कर लेते हैं, क्यों बनता है, साइंस बिहाइंड अरोरास फॉर्मेशन।
तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। सन रिलीजेस सीएमईस, राइट, करोनल मास इजेक्शन। सन से करोनल मास इजेक्शन होते हैं। अब ये जो आयंस है ये चार्ज्ड होते हैं, ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये इंटरेक्ट करते हैं अर्थ की एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये जितनी भी आपकी स्फेयर्स हैं, इनमें ये चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। और कोलिजन विद एटमॉस्फेरिक गैसेस क्रिएट कलरफुल लाइट डिस्प्ले। तो ये जो आपको लाइट डिस्प्ले दिखता है, ये कलरफुल लाइट डिस्प्ले दिखता है, ये क्यों होता है, कोलिजन विद एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से होता है। किसका किसका कोलिजन हो रहा है, करोनल मास इजेक्शन। करोनल मास इजेक्शन क्या है, जो सन से निकलता है, सन की करोना जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, वहां से जितना भी आपका चार्ज्ड आयंस निकलते हैं, वो जब अर्थ के एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है इन दोनों के बीच में, तो आपको ये ब्यूटीफुल पैटर्न जो है, वो डांसिंग लाइट्स जिन्हें हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो आपको देखने के लिए मिलता है। मैक्सिमम ये नदर्न हेमिस्फीयर में देखने के लिए मिलता है, राइट। ब्राइटनेस विजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन टाइमिंग एंड इंटरेक्शन इंटेंसिटी। ये याद रखिएगा कि कितना ब्राइटनेस होगी, कितनी विजिबिलिटी होगी, किस पे डिपेंड करेगा, टाइमिंग पे। एक तो टाइमिंग क्या है, ठीक है, और इंटरेक्शन इंटेंसिटी, कितनी इंटरेक्शन इंटेंसिटी है, इस पे डिपेंड करेगा, राइट। सो आपसे पूछा जा सकता है ये जैसे एल्बिडो पूछ लेता है कभी कभार आपसे यूपीएससी में, वैसे ही आपको अरोरास के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, सोलर साइकिल कॉन्टेक्स हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे सोलर साइकिल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब सोलर साइकिल क्या होता है, सोलर साइकिल जैसे कि यहाँ पे बोल रखा है, द सन करेंटली एट मैक्सिमम फेज ऑफ 11 ईयर्स एक्टिविटी साइकिल। अब सन की भी एक साइकिल होती है, ठीक है। हम अगर सोलर साइकिल की बात करें तो सोलर साइकिल इज रफली 11 ईयर्स पीरियड, 11 साल का ये पीरियड होता है, ठीक है। 11 ईयर्स ये नंबर है, राइट। 11 ईयर्स पीरियड ऑफ वेरिएशन इन सन मैग्नेटिक एक्टिविटी। सन की जो मैग्नेटिक एक्टिविटी है उसमें वेरिएशन आ रहा है, मतलब हर 11 साल में सन की जो जैसे अर्थ की भी आपने जियो मैग्नेटिज्म सुना होगा, ठीक है। अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक साउथ पोल है। वैसे ही सन के पास भी है नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो ये हर 11 साल में इसमें वेरिएशन आता है, ठीक है। ये विजिबल रहता है। कैसे पता चलता है कि वेरिएशन आ रहा है, सन स्पॉट्स की वजह से। किसकी वजह से, सन स्पॉट्स की वजह से, ठीक है। वैसे जब आपने जियोमैग्नेटिज्म पढ़ा होगा तो आपने ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े ही होंगे। तो ये सन स्पॉट्स क्या होते हैं, ये डार्क कलर के जो पैचेस होते हैं सन के क्या कौन सी लेयर होती है, सन की विजिबल सरफेस को क्या बोलते हैं, फोटोस्फेयर, हाँ फोटोस्फेयर, ठीक है, फोटोस्फेयर। ये जो सन के विजिबल सरफेस पे जो डार्क कलर के जो स्पॉट्स होते हैं, मैग्नेटिक ओरिजिन जिनका होता है, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, सन स्पॉट कहते हैं। और यही हमें इंडिकेशन देते हैं कि ये जो 11 ईयर्स की जो एक्टिविटी है, जो साइकिल है सन की, ये कौन सी पोजीशन पे है, मैक्सिमम पे है या मिनिमम पे है, ठीक है। अब अगर बात करें मैग्नेटिक नेचर की, तो द सन मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स पोलैरिटी एवरी साइकिल, ठीक है। हर 11 साल में जो सन की जो मैग्नेटिक पोलैरिटी है, मैग्नेटिक फील्ड की जो पोलैर पोलैरिटी है, वो हर 11 साल में क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक पॉइंट ये लिख लीजिएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सन साइकिल बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। अब फुल मैग्नेटिक साइकिल कब होती है, फुल मैग्नेटिक साइकिल कब होगी, जब एक बार रिवॉल्व हो गई और एक बार दोबारा रिवॉल्व होगी, मतलब 11 11 मतलब 22 साल की एक फुल मैग्नेटिक साइकिल होती है, ठीक है। तो ये याद रखेगा। फुल मैग्नेटिक साइकिल की बात करेगा तो 22 ईयर्स है, हाफ मैग्नेटिक साइकिल की बात करेगा तो 11 ईयर्स है। तो इनके बीच में डिफरेंस मतलब थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी भी कभार पेपर पे ये ईयर्स आपको पलट के दे देगा।
ठीक है। अच्छा, अब इसके कई सारे फेजेस भी होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सन करेंटली एट मैक्सिमम फेज। अब ये फेज क्या होता है? फेज कनेक्ट करता है आपके सन स्पॉट से। सन स्पॉट जितने ज्यादा होंगे उतना मैक्सिमम फेज पे है। मैक्सिमम स्पेस के क्या वो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैक्सिमम स्पेस के, फेज के? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये मैं अर्थ के कोरिलेशन में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, अर्थ के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। और सोलर स्टॉर्म्स बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। सोलर स्टॉर्म्स यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। ये मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके होंगे। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो फेज है इसमें एक मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम कैसे पता चलता है? जिस अगर मैक्सिमम में सन स्पॉट्स बहुत ज्यादा हैं, सन स्पॉट्स बहुत ज्यादा हैं, तो तब क्या होगा? मैक्सिमम फेज है, ठीक है। मैक्सिमम फेज में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने के लिए मिलेगी, सोलर स्टॉर्म्स आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी वजह से जो आपके CMEs हैं, करोनल मास इजेक्शन है, इनका भी रेट आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। मतलब आपको अर्थ पे ये अरोरास का फॉर्मेशन ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, एक होता है मिनिमम, फ्यू स्पॉट्स होते हैं। मतलब दूसरा फेज क्या है? मिनिमम फेज है, जिसमें फ्यू स्पॉट्स होते हैं, वीकर सोलर विंड्स होती है, और आपके जो CME हैं ये भी आपको कम देखने के लिए, मतलब कम इजेक्ट होते हुए देखने के लिए मिलेंगे। तो वो 11 साल में, मतलब 11-11 साल में आपको ऐसे मैक्सिमम और मिनिमम साइकिल्स देखने के लिए मिलती है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक पोल्स स्वाइप होते हैं एवरी 11 ईयर्स, ठीक है, तो कंप्लीट साइकिल कब मानेंगे हम? 22 ईयर्स में, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अरोराज और CME से बेसिकली होता क्या है? ये जो कोरोनल मास इजेक्शंस हो रहे हैं, या स्ट्रॉन्ग जो आपका सोलर विंड्स है, इनसे होता क्या है? स्टॉर्म्स है, सोलर स्टॉर्म्स है, इनसे होता क्या है पोटेंशियली? अगर अर्थ पे हम देखें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? पावर ग्रिड फेलियर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल इश्यूज, जितने भी आपके रेडार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, रेडियोज हैं, कम्युनिकेशन गैजेट्स हैं, इन पे आपको इफेक्ट होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। सैटेलाइट डैमेज होती हुई आपको देखने के लिए मिलेगी ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो ये पोटेंशियल रिस्क में ये हम काउंट करते हैं, समझ गए? अरोराज आप समझे, ठीक है, अरोराज का फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपने समझा। सन साइकिल क्या होती है, इंपॉर्टेंट है पेपर्स के पर्सपेक्टिव से। कैसे बनते हैं, साइंस बिहाइंड अरोरास, ये भी हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करी। आई गेस इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएस टू लॉन्च न्यू मिलिट्री ऑपरेशन, ऑपरेशन सदर्न स्फीयर। कहाँ पे कर रहा है यूएसए? अगेन ये कॉन्फ्लिक्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वेनेजुला में। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है निकोलस, जो यूएसए इनको इनकी प्रेसिडेंटशिप से हटाना चाहते हैं। इनके ऊपर आरोप है कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे ड्रग कार्टर्स को फंड करते हैं, राइट, ड्रग ट्रैफिकिंग को फंड करते हैं, नार्को टेररिस्ट का इनको वो दिया गया है। अच्छा, यहाँ से आपको याद क्या रखना है? मारिया मचादो, राइट, मारिया मैचाडो। ये कौन है? इन्हें कौन सा प्राइज मिला है? अभी आपको हमने अपने पिछले पुराने जो क्लासेस है उसमें इसको काफी बार डिस्कस किया है। अब इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। मोर ओवर, यू ऑपरेशन सदर्न स्फीयर आप याद रखेंगे, कैरेबियन सी में हो रहा है। आसपास की कंट्रीज याद रखिएगा, राइट। कौन कौन सी कंट्रीज है, इक्वाडोर कहाँ पे है, और सूरीनेम कहाँ पर है, राइट। सो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पनामा कहाँ है, मैक्सिको किधर पड़ता है। इनफैक्ट आगे जाके हम दो आइलैंड्स के बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। सो यहाँ पे ऑलरेडी जो है यूएसए ने अपनी फोर्स जो है वो डिप्लॉय कर रखी है, और इनफैक्ट अब ये एक्सरसाइज के बाद इन्होंने स्ट्राइक करा है वेसल्स पे, जिसके बाद कैजुअलिटीज भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली है।
अब ये वेनेजुला का ऑल्टरनेटिव्स आपने ये भी पढ़े होंगे कि वेनेजुला के जो हैं वो टाइज हैं, बहुत अच्छे टाइज हैं ईरान के साथ, रशिया के साथ, बिकॉज आपने एक ऑर्गेनाइजेशन मेरे हमने ही डिस्कस करी है ओपेक नाम से, राइट, जो ऑयल यहाँ पे जो रिजर्व्स हैं उसमें फंक्शन करती है, ठीक है, ऑयल रिजर्व्स में फंक्शन करती है ओपेक, जिसकी वजह से ये टाइज जो है बहुत स्ट्रांग है ईरान रशिया के साथ, विच इज अगेन दी एनिमी ऑफ यूएसए, तो इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, इसका दूसरा अगर आप एंगल देखें तो ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए भी हो रहा है, राइट। सो यूएसए वांट्स पूरा इसको, यूएसए को जो है अपना पूरा होल्ड चाहिए इस रीजन में, तो इसलिए यहाँ पे अपनी डोमिनेंसी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, बहुत हॉट टॉपिक है ये, राइट। मूविंग एड, आगे बात करते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट पद्म श्री जी ने मिला था, राइट, डाइज एट द एज ऑफ 114, राइट, 114 साल की उम्र में एक एनवायरमेंटलिस्ट थी जिन्हें हम वुमेन ऑफ बैनियन ट्रीज भी बोलते हैं, राइट, सल्लू मरदा थिम्मिक्का, राइट, शायद मैं इनका नाम प्रोनाउंस ना कर पा रहा हूँ, बट आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। इन्वायरमेंटलिस्ट है, रूरल एक्टिविस्ट भी रही हैं, इन्होंने प्लांट करे थे 385 बैनियन ट्रीज अलोंग 4.5 किलोमीटर्स कर्नाटका रीजन में, राइट। तो इनके बारे में याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंट इन्वायरमेंट लिस्ट जो पास्ड अवे रिसेंटली न्यूज, ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये न्यूज पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट ने इन्होंने पद्म श्री की रेसिपेंट हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Center notify its data protection rule paves ways for India's first privacy law। पहला प्राइवेसी लॉ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। लिख लीजिएगा, पेपर में पूछेगा जरूर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस साल ना पूछे अगले साल पूछ लेगा, तो आप लिख के जाइए इसे, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट इन 2017। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्ट नोटिफाई करा, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, डीपीडीपी एक्ट, नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म ये लिखा जाता है। पिछली क्लास में भी हमने इसके बारे में बात किया था। कौन है इनके हेड, कौन है मिनिस्टर, कौन है इनके? अश्वनी वैष्णव, वैष्णव, अश्वनी वैष्णव जी, ठीक है, उनके अंडर आती है मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री के हेड है, राइट। सो इनके अंडर ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 2025 में नोटिफाई किया गया है। रूल्स कम आफ्टर 2 इयर्स प्रेसिडेंशियल एसेंट, 2 साल हो गए थे प्रेसिडेंशियल एसेंट को। प्रेसिडेंट जैसे आपको पता ही है, बिल पास कैसे होता है, पहले हाउस फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, सेकंड हाउस फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, एंड देन प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है। तो लोकसभा में 3 रीडिंग होती है, राज्यसभा में भी 3 रीडिंग होती है, देन ये जो बिल है ये प्रेसिडेंट के पास आता है। अगर तीनों रीडिंग में पास हो जाता है देन इट इज कंसीडर्ड एज पास, ठीक है। चलिए, ये हम जब पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। फिर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि प्रेसिडेंट इस बिल को होल्ड कर सकता है, वापस भेज सकता है अगर मनी बिल नहीं है तो, ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, या इसको पॉकेट वीटो मतलब वीटो अपनी पॉकेट में रख के भूल सकता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं जो प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं कि एसेंट दे दे, होल्ड कर ले, पॉकेट वीटो जिसे बोलते हैं, या रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर दे, राइट। सो 3-4 पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास है। चल इसके ऊपर हम क्लास में बात करेंगे जब हम पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, बट आपको डिजिटल पी डीपी डीपी एक्ट जो है ये पता होना चाहिए। 2025 में पहला हमारा क्या है, फर्स्ट इंडियन प्राइवेसी कानून आया है, ठीक है। इसमें कंसेंट मैकेनिज्म कैसे फंक्शन करता है, एंटिटीज मस्ट सीक इंफॉर्मेशन कंसेंट बिफोर कलेक्टिंग पर्सनल डाटा। मतलब जो भी एंटिटीज हैं, वो
कोई भी आपका कोई सपोज अगर मैं कोई ऐप बना रहा हूँ, ठीक है, या किसी बड़े स्केल पे मैं कोई ऐप बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपका पर्सनल डाटा जो है उसको यूज कर सकूँ या अपने साथ उसको एनालाइज कर सकूँ, मतलब अपनी कंपनी में, तो मुझे कंसेंट भरवाना पड़ेगा बिफोर कलेक्टिंग द पर्सनल डाटा कस्टमर से, मतलब कि आपसे, ठीक है। डाटा लोकलाइजेशन, सिग्निफिकेंट डाटा मस्ट रिमेन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई भी सिग्निफिकेंट डाटा होगा मैं उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ बाहर, ठीक है। ब्रीच नोटिफिकेशन, मैंडेटरी नोटिफिकेशन विदाउट डिले। अगर ब्रीच हो जाता है डाटा में, ठीक है, कहीं से लीक हो जाता है डाटा, ब्रीच हो जाता है डाटा, तो मैंडेटरी नोटिफिकेशन देना पड़ेगा विदाउट डिले, ठीक है, गवर्नमेंट को। इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन 12 to 18 days, मंथ बिफोर फेज्ड रूल आउट, राइट। DPDP rule 2025 apply to entities processing significant data fiduciary, ठीक है। डाटा प्रोटेक्शन ब्रॉड ऑफ इंडिया, DPB, 4 मेंबर बॉडी है, ठीक है। तो इसको मतलब ये एक बॉडी बनाई गई है, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, ब्रॉड मैंने पढ़ दिया, सॉरी। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, इसमें 4 मेंबर बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टेक मेजर्स जैसे मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon एक्सपेक्टेड टू फेस कंप्लायंस पुशबैक, कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे मेटा हो गई, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ये कंप्लायंस पुशबैक कर सकते हैं कि भाई इनके ऑपरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। कंप्लाइंट कॉस्ट हो गया, लोकलाइजेशन रूल्स हो गए, ठीक है, इनकी वजह से जो है इनके जो ऑपरेशंस है उस पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। मोर ओवर सिग्निफिकेंट डेटा वाली जो कंपनीज हैं, जैसे यहाँ पे बात की जा रही है, इनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे सेटअप कर दिए गए हैं। ब्रीच भी नहीं मतलब होने पे आपको विदाउट डिले जो है आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। और सिग्निफिकेंट डाटा मस्ट रिमेन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब आपका और मेरा जो डाटा है, सिग्निफिकेंट डाटा है, सेंसिटिव डाटा है, वो इंडिया में ही रहेगा, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर वैसे न्यूज़ डेवलपमेंट होगा अभी आगे, 1-2 आर्टिकल और आएंगे जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। बट आप पहले तो ये याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है रूल दैट प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट इन 2017। फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है? अब आपका काम ये है कि आप पॉलिटी में रिवाइज करें पार्ट थर्ड को, ठीक है, आर्टिकल 32 को, विच इज अगेन इन न्यूज, राइट। साथ ही साथ जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से लेके 35 तक, सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। रेट्स इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा इस बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आएगा, वीटो पावर से। चलिए खैर आगे बात करते हैं, एक्सेप्शंस की बात करते हैं कि इस कानून में क्या एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो एग्जेम्प्टेड रहेगी, जैसा कि हम जानते ही हैं कि नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स की वजह से गवर्नमेंट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इस कानून से, ठीक है। तो जितना भी सिग्निफिकेंट डेटा है गवर्नमेंट उसको यूज कर सकती है एनी इन एनी केस, ठीक है, कैसे भी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, विच इज ओके, राइट। सो हमारी गवर्नमेंट को अधिकार है, हमने ही चुन के दिया है। सिक्योरिटी फ्रेंडली रिलेशंस एंड पब्लिक ऑर्डर प्रोटेक्शन अलाउड, ठीक है। सिक्योरिटी फ्रेंडली रिलेशन एंड पब्लिक ऑर्डर प्रोटेक्शंस आर अलाउड। लिमिटेशन की बात करें, रूल अवॉइड, जो इस कानून में लिमिटेशन है अगर उनकी बात करें, रूल्स अवॉइड प्रिस्क्रिप्टिव स्पेसिफिक मेथड्स। प्रिस्क्रिप्टिव या स्पेसिफिक मेथड यहाँ पे इस कानून में नहीं बताए गए हैं, कंपनीज को अडॉप्ट करने पड़ेगा देयर ओन सिस्टम, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा, लेकिन ये जो है ये अचीव होना चाहिए प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल, राइट। डाटा लोकलाइजेशन क्रिएट फ्रिक्शन फॉर इंटरनेशनल डाटा ट्रांसफर्स, जैसे हमने बोला मेटा, गूगल जैसी कंपनियों को यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक है, डाटा को लोकलाइज रखना, क्योंकि ऑब्वियसली इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं इंडिया से बाहर है, सारा डाटा वहीं एनालाइज होता है, पॉलिसीज, ऐप की पॉलिसीज या इनकी साइट्स की पॉलिसीज वहीं डिजाइन होती है अकॉर्डिंग टू डाटा। तो डाटा को लोकलाइज रखना एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, राइट। बैलेंस बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन रिमेन
इंटेंटियस, राइट। सो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको याद कर लेनी चाहिए। और ये कुछ एक्सेप्शंस हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया है, ठीक है। सिक्योरिटी फ्रेंडली रिलेशन, पब्लिक ऑपरेशन प्रोटेक्शन अलाउड रहेगी। लिमिटेशन की बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिक मेथड नहीं बताए हैं गवर्नमेंट ने, कंपनीज अडॉप्ट देयर ओन सिस्टम्स। तो यहाँ पे ये सारी बातें की गई हैं, ठीक है। चलिए खैर, आगे चलते हैं। वाइल्ड पोलियो फाउंड इन जर्मनी वेस्ट वाटर। पोलियो तो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, ठीक है। व्हाट इज पोलियो? पोलियो के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो ये एक वायरस से होने वाली डिजीज है, ठीक है। RNA वायरस। ये कैटेगरी में आता है जिसमें आपका कोविड, जो आपने कोविड 19 जो सुना है, ये भी आरएनए वायरस ही था, ठीक है। क्या सिग्निफिकेंस होता है आरएनए वायरस का? ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, म्यूटेट बहुत फास्ट करते हैं, ठीक है। और न्यू वेरिएंट इनके बहुत निकलते हैं। तो कोविड के साथ आपने देखा था कितने सारे वेरिएंट निकले थे, फर्स्ट वेव सेकंड वेव, याद होगी आपको, ठीक है। सो आरएनए वायरस है, पोलियो वायरस, राइट। अफेक्ट करता है अंडर 5 इयर्स, जो एज होती है बच्चों की, उनको। इजिली इसके लिए इंडिया ने बहुत बड़ी कैंपेन निकाला है, और आज के टाइम पे इंडिया में जो है इसके केसेस नेग्लिजिबल ही हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं जनरली? पैरालिसिस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ऑफन एसिम्टोमेटिक, कैन कॉज पैरालिसिस, डेथ, ठीक है। पैरालिसिस भी हो सकता है, डेथ भी हो जाती है इसमें। प्रिवेंशन कैसे होता है? 100% प्रिवेंटेबल होता है थ्रू वैक्सीन। वैक्सीन इसका एक बहुत ही बढ़िया इलाज है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन होना चाहिए, ठीक है। ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें, 99% रिडक्शन इन केसेस सिंस मास वैक्सीनेशन 1988 ऑनवर्ड्स। जो मास वैक्सीनेशन करवाया गया है ग्लोबली, उसकी वजह से 99% जो है यहाँ पे रिडक्शन देखने के लिए मिलता है। अच्छा, पोलियो के ना दो फॉर्म होते हैं, ये याद रख लीजिएगा। एक वाइल्ड पोलियो होता है और एक वैक्सीन ड्रिवन पोलियो होता है, राइट। वाइल्ड पोलियो क्या होता है? WVP, रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। नाउ एंडेमिक ओनली इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में ही एंडेमिक है, ठीक है। वाइल्ड पोलियो मतलब जो नेचुरली, आप ये मान सकते हैं, जो होता है, नेचर में प्रेजेंट है वायरस, ठीक है। इसको ऐसे बहुत लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो, VDPV जिसे हम बोलते हैं, मोर वाइड स्प्रेड वेरिएंट है, ठीक है। डिटेक्टेड इन US यूरोपियन कंट्रीज, जैसे अभी जर्मनी में देखने के लिए मिला है, ठीक है। वैक्सीन की वजह से ये बेसिकली हमें ये वायरस हो जाता है, क्योंकि वैक्सीन में भी कहीं ना कहीं वायरस का ही यूज होता है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक RNA सॉर्ट ऑफ वायरस है। दूसरा वायरस, और क्या फैमिली है इसकी? फैमिली कह रहा हूँ, ग्रुप कौन सा है? एंट्रोवा, यस। वायरस, ये ग्रुप है इसका, ठीक है। फैमिली की बात की जाए, फैमिली किस फैमिली में आता है? ट्रिकोनाविरिडीए, ट्रिकोनाविरिडीए, ठीक है। बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मुझे स्पेलिंग तक याद है इसकी। तो आप भी हो सके तो इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। UPSC के पेपर्स में बहुत बार पूछा गया है। फाइन, आई गेस इतना इंफॉर्मेशन इसके लिए काफी होगा। चलिए खैर, आगे बात करते हैं। COP30 दोबारा न्यूज में है। पिछली क्लास में भी हमने इसके बारे में बात करी थी। एक्चुअली इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड क्लास मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, रिकॉर्ड भी कर लिया। आई विल अपलोड इट सून, ठीक है। तो उसमें आपको कोप से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आपके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। बट यहाँ पे कुछ, यहाँ पे लेटेस्ट, यहाँ पे बेसिकली कुछ डेवलपमेंट है, इनके बारे में सुन लीजिए। COP30 ब्राजील में हो रहा है, बेलेम, नवंबर 2025 में। 80+ कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। कमिटमेंट 300 मिलियन
for 35 philanthropists under the climate and health funders coalition फॉर हेल्थ एडेप्टेशन। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, क्लाइमेटिक चेंज इम्पैक्ट, वही सब सेम चीजें। ठीक है, एक्सट्रीम रेनफॉल, डेजर्टिफिकेशन, एडेप्शन गैप, वर्ल्ड नीड्स दिस मच मनी एनुअली फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन बाय 2035। ठीक है, तो ये फिगर याद कर लीजिएगा। क्रिटिकली अंडर फंडिंग एग्जिस्ट। इंडियन पोजीशन, इंडिया को कितना फंड रिक्वायर है ये याद कर लीजिएगा। Climate adaptation spent 16 billion, 22 alone 56% ऑफ जीडीपी एलोकेशन हमें चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये आप सिंपल रीड इसको कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। हम इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया क्लास इसके बहुत डिटेल में हम करेंगे। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट न्यूज में जंप करते हैं। वेयर डॉल्फिन फिशर किमशिप इन अस्तमुड़ी लेक टू बी स्टडीड। ठीक है, सो बेसिकली एक कोरिलेशन, एक म्यूचुअलिज्म, एक म्यूचुअल बेनिफिट की यहाँ पे बात की गई है। ये जो यूनिक कोऑपरेशन है बिटवीन इंडो पैसिफिक हम्बैक डॉल्फिन के बीच में, ट्रेडिशनल फिशिंग जो फिशर्स हैं केरला के अस्तमुड़ी लेक। अच्छा, अस्तमुड़ी लेक के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लीजिए। ये सबसे पहले तो कोल्लाम जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे है। इसको कायल भी बोला जाता है, अस्तमुड़ी कायल। कायल क्या मतलब, लगून। इट्स अ लगून लेक। ठीक है, अस्तमुड़ी का मतलब होता है 8 ब्रांचेस। पेपर में बार बार पूछता है। ठीक है, 8 ब्रांचेस। इसकी 8 ब्रांचेस इनफैक्ट है भी। ठीक है, 8 मल्टीपल ब्रांचेस है इस लेक की। रामसर साइट भी है, याद रखेगा। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कहाँ पड़ता है, कोलाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ठीक है, अच्छा यूनिक, अब बात करते हैं न्यूज की। यूनिक इंटर स्पीशीज कोलैबोरेशन क्या है, वाइल्ड डॉल्फिन ड्राइव्स फिश टुवर्ड्स द शोर एंड सिग्नल लोकल फिशर्स विद टेल स्लैप और रोल्स। ठीक है, टेल स्लैप करती है या रोल करती है, जो वाइल्ड डॉल्फिन्स होती हैं, फिश को शोर तक लाती हैं और फिर सिग्नल्स देती हैं फिशर्स को टू कास्ट नेट, एनेबल बोथ स्पीशीज टू कैच फिश एफिशिएंटली। ठीक है, तो ये डॉल्फिन और ह्यूमन का एक बहुत ही को रिलेशन है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ लिंक भी इसे बोलते हैं। ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट है, फिशर गेन हाई कैचेस सक्सेस वाइल डॉल्फिन प्रे ऑन द डिसओरिएंटेड फिशेस। तो जो डिसओरिएंट हो जाती है फिश, उनको डॉल्फिन्स पकड़ लेती हैं। ठीक है, स्टडी कोऑपरेटिव बिहेवियर मैकेनिज्म बिटवीन डॉल्फिन एंड ह्यूमन। ठीक है, ये एक किसका एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। ठीक है, पेपर में क्या आएगा, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल आ जाएगा। व्हाट इज म्यूचुअलिज्म पूछ लेगा। जब एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज दोनों एक दूसरे से बेनिफिट कर रहे हो, स्पीशीज ए और स्पीशीज बी दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो, तो उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड फ्यू रिमेनिंग एग्जांपल ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोऑपरेशन भी इसको बोला जा सकता है। इकोलॉजिकल कंजर्वेशन में हेल्प कर सकता है, कल्चर एंथ्रोपोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर स्पीशीज इंटेलिजेंस एंड सिम्बायसिस, राइट। इन सब में ये मदद कर सकता है स्टडी करने में। डॉल्फिन याद रखिएगा, यहाँ पे किस डॉल्फिन की बात करी जा रही है, इंडो पैसिफिक हम्बैक डॉल्फिन्स, राइट। डॉल्फिन्स अपने आप में वैसे बहुत एक शार्प आपको एनिमल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत इंटेलिजेंट होती है डॉल्फिन्स। क्या आगे बात करते हैं, चलिए डॉल्फिन्स की बात करते हैं, तो चीताज और दूसरे एनिमल्स की बात कर लेते हैं जिसमें स्ट्राइप्स होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, जिनकी स्किन्स में स्पॉट होते हैं। साइंटिस्ट ने बेसिकली जो साइंस है, साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि इनका कोई पैटर्न है कि नहीं। मतलब जो आप स्ट्राइप्स देखते हैं चीतास पे, जीब्रास पे, और क्या कहते हैं लेपर्ड पे,
राइट। सो इनके जो स्पॉट्स होते हैं, इन पे जो स्ट्राइप्स होती हैं, ये इनका पैटर्न क्या है, ठीक है? एनिमल स्किन पे जो ये पैटर्न स्पॉट किए जाते हैं, स्ट्राइप्स जो स्पॉट की जाती है, इनका कोई पैटर्न है, कैसे फॉर्म होता है और क्यों फॉर्म होते हैं, इस पे काफी ज्यादा स्टडी की जा चुकी है। जैसे अगर बेसिस की बात करें तो बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी ऑफ ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलान टर्निंग, राइट, ट्यूरिंग, 1950 में इन्होंने बताया कि डिफ्यूजन ऑफ केमिकल एजेंट जैसे मॉर्फोजेंस, राइट, नाम याद रखिएगा, मॉर्फोजेंस। मॉर्फोजेंस जो है प्रोड्यूस पैटर्न्स, ठीक है? केमिकल एजेंट्स जब डिफ्यूज करते हैं मॉर्फोजेंस जैसे, तो ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूसेस पैटर्न्स ऑन दी स्किन्स ऑफ एनिमल्स, राइट। अब ये इस थ्योरी का नाम हुआ ट्यूरिंग रिएक्शन डिफ्यूजन मॉडल। इवॉल्व्स केमिकल एजेंट, activators and inhibitors, pattern form as morphogens diffuse and react। जब morphogens diffuse होते हैं स्किन में और रिएक्ट करते हैं, तब ये पैटर्न्स जो है हमें देखने के लिए मिलता है, बट कुड नॉट एक्सप्लेन शार्प एज्ड और imperfect पैटर्न सीन इन नेचर। जो शार्प्ड एज्ड आप पैटर्न्स देखते हो एनिमल्स पे, या इम्परफेक्ट पैटर्न्स देखते हो एनिमल्स पे, जिनका आप कोई कोरिलेशन नहीं निकाल सकते हो, राइट। सो ये जो ट्यूरिंग की जो ये रिएक्शन डिफ्यूजन मॉडल था, ये इसको एक्सप्लेन करने में असफल रहा, ठीक है? अब आज के टाइम पे न्यू फाइंडिंग में क्या पता लगा, स्टडी बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा, राइट, कंबाइंड ट्यूरिंग थ्योरी, ट्यूरिंग की थ्योरी तो कंबाइन करी, प्लस इन्होंने एक थ्योरी और निकाली है, क्लम्पिंग बिहेवियर ऑफ पिगमेंटेड सेल्स। जो पिगमेंटेड सेल्स होते हैं उनका क्लम्प हो जाते हैं वो लोग आपस में, ठीक है? सो दैट्स वाई जो ये आपका शार्प्ड एज पैटर्न्स और इनपरफेक्ट पैटर्न्स जो है आपको नेचर में देखने के लिए मिलते हैं एनिमल्स की स्किन पे, ठीक है? एडेड रोल ऑफ सेल साइज एंड बाउंड्रीज, पैटर्न फॉर्मेशन अकर्स ड्यू टू टू रीजन। पहला है डिफ्यूजिव फ्लोरेसिस, राइट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू केमिकल ग्रेडियंट। जब दो केमिकल ग्रेड आपको केमिकल ग्रेडियंट जहाँ पे भी मिलता है, तो वहां पे पार्टिकल्स का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। ग्रेडियंट मतलब एक तरफ आप ऐसे मान सकते हैं, ग्रेडियंट का मतलब आप क्या समझेंगे? सपोज एक टेबल है, उस पे एक फ्लैट टेबल ऐसे रखी हुई है, आपने यहाँ पे वाटर डाला, तो वाटर यहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा, बट अगर स्लोप आपको यहाँ पे मिल जाता है, और अगर यहाँ पे वाटर को प्लेस करें, यहाँ पे पोर करें, तो वाटर जो है वो नीचे फ्लो करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको एक ग्रेडियंट मिल गया। स्लोप मतलब यहाँ एक्सेस हो गया, यहाँ कमी थी, राइट। सो उसको ग्रेडियंट जब मिल गया, स्लोप जब मिल गया, तो ये फ्लो करने लग गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, विंड का भी ग्रेडियंट होता है। विंड एयर होती है एटमॉस्फेयर में, तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बारे में आपने सुना होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है, तो ये क्या है, ग्रेडियंट है। तो ऐसी जब केमिकल ग्रेडियंट देखने के लिए मिलता है, तो पार्टिकल का मूवमेंट होता है, ठीक है? और साथ ही साथ क्या होती है, क्लम्पिंग होती है। सिमिलर सेल्स टेंड टू स्टिक टुगेदर शार्पनिंग दी एजेस। जो एज शार्प होती हैं इन पैटर्न्स पे, जो एक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे ट्यूरिंग जी, ठीक है, वो क्लम्पिंग ने दे दी, ठीक है? तो क्लम्पिंग थ्योरी इसमें नहीं ऐड हुई है। स्टिमुलेशन रिजल्टेड इन सेल्फ क्लम्प बेस्ड ऑन इंटरैक्शन, ठीक है? जो सेल्फ क्लम्प करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं, इंटरैक्शन के बेस पे करते हैं। शार्प पैटर्न अराइजेस व्हेन सेल्फ क्लम्प्स एंड ग्रो टू द सिमिलर साइज। स्मॉल डिफरेंसेस इन मूवमेंट और साइज डिस्टर्ब द परफेक्ट पैटर्न्स, ठीक है? तो ये एक रीजन है इम्परफेक्ट पैटर्न्स का, स्मॉल डिफरेंसेस इन मूवमेंट्स और साइज डिस्ट्रप्शन ऑफ डिफरेंट सेल। कोई सेल बड़ा है, कोई सेल छोटा है, ठीक है? तो अलग अलग साइज के हैं, तो इसलिए परफेक्ट पैटर्न को डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब आपको इम्परफेक्ट पैटर्न्स देखने के लिए मिलता है, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट, एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा मेरे को, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, ऑपरेशन सदर्न स्फेयर, कहाँ हो रहा है, कैरिबियन सी में हो रहा है सर, ठीक है? वेनेजुला प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो criticized joint military exercise conducted by US and Trinidad and Tobago,
ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आइलैंड ग्रुप्स है यहाँ पे। अगर आपसे अकेले अकेले पूछे तो याद रखिएगा ये क्या है, आइलैंड है, आइलैंड है। ठीक है, कंट्री नहीं है। कंट्री कौन सी है, ट्रिनिडेड रिपब्लिक। ठीक है, या रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबेगो, दोनों मिलके कंट्री बनाते हैं। ठीक है, दोनों मिलके कंट्री बनाते हैं, और कैपिटल क्या है इनकी, पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, कैपिटल क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन। ये आपको वेनेजुला और गुआना के नॉर्थ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कंट्रीज भी याद रखिएगा साथ में। ये बस आइलैंड ग्रुप याद रखिएगा, पिछले से पिछले साल भी ये न्यूज में थे, इस साल भी ये न्यूज में है, तो हाई चांसेस है आपसे ये यहाँ इनकी लोकेशन पूछ ले। ठीक है, तो फ्रेंच गुआना, गुएना, सूरीनेम, देन गुआना, देन वेनेजुला, कोलंबिया, ब्राजील। तो ये सारी कंट्रीज याद रखिएगा। वेनेजुला किन किन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, क्या फ्रेंच गुआना के साथ बॉर्डर सेट करता है, नहीं। सूरीनेम के साथ करता है, मैप देखिए। ठीक है, गुआना के साथ करता है कि नहीं करता है, कोलंबिया के साथ करता है कि नहीं करता है, ये सारी आपको खुद देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे हम इसको जब हम अपनी वर्ल्ड मैप की क्लास करते हैं तब उसमें हम डिटेल में एक एक कंट्री को मार्क करते हैं, इंपॉर्टेंट आइलैंड, रिवर, सब सब वहाँ पे हम करते हैं अच्छे से, राइट। बट आप अगर अपने आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप अभी नहीं पढ़ना चाहते हैं, लास्ट में अगर आप छोड़ रहे हैं, तो अभी आप एटलस लेके बैठिए एटलीस्ट। ये कंट्रीज कैरिबियन सी के आसपास की, क्यूबा कहाँ है, पनामा कहाँ है, ठीक है, ट्रिनिडेड एंड टोबोगो कहाँ है, वेनेजुला कहाँ है, कोलंबिया कहाँ है, ये सारी कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्वाडोर, पेरू, तो इन सारी कंट्रीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बार के पेपर के लिए, प्रीलिम्स के लिए, राइट। तो यहाँ पे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी हुई है, ऑपरेशन सदर्न स्फीयर, राइट, लिख के देखिएगा कमेंट सेक्शन में। अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो एक और कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लेते हैं जो चाइना और जापान के बीच में हो रहा है। सेनकाकू आइलैंड है, ठीक है, उस पे चाइना ने पेट्रोल कर दिया है, पेट्रोल मतलब पेट्रोलिंग ग्रुप भेज दिया, अपनी पेट्रोलिंग यूनिट भेजी है। तो एक तरीके का ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने वाली बात है, जब से जापान की जो प्राइम प्रेसिडेंट है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर हैं, सानाए तकाइची, ठीक है, उन्होंने वार्न किया है दैट देयर इज अ पॉसिबल चाइनीज अटैक ऑन ताइवान, ताइवान पे पॉसिबल चाइनीज अटैक हो सकता है। ठीक है, तो जब से ये स्टेटमेंट आया तब से चाइना ने जो है वो पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी है, कहाँ पे, सेनकाकू आइलैंड के अराउंड। अब ये सेनकाकू आइलैंड कहाँ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले न्यूज पढ़ लेते हैं। ग्रुप ऑफ चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप एंटर्ड वाटर अराउंड द सेनकाकू आइलैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय जापान फॉर अ राइट एनफोर्समेंट पेट्रोल। ठीक है, ये जो सेनकाकू आइलैंड है ये किसके कौन इसको एडमिनिस्टर करता है, जापान एडमिनिस्टर करता है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किसका वर्क करता है, जापान का वर्क करता है। ठीक है, राइट्स एनफोर्समेंट पेट्रोल। ठीक है, चाइना कोस्ट गार्ड शिप फॉर्मेशन पेट्रोल टेरिटोरियल वाटर्स। अब आपको मैंने पढ़ाया था एक टेरिटोरियल वाटर होता है, ठीक है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, इसका बहुत सारे जो है हमारे टेरिटोरियल सी, इंडिया का कहाँ तक है, 12 नॉटिकल माइल्स आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, और इसके बीच में कौन कौन से दूसरे जोन्स पड़ते हैं ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हर कंट्रीज के अपने अपने जोन्स होते हैं। तो चाइना की कोस्ट गार्ड शिप ने जो है वो टेरिटोरियल वाटर में एंटर कर दिया है, जो कि जापानीज एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। ठीक है, सेनकाकू आइलैंड का दूसरा नाम ये भी है, दायोयू, राइट, दायोयू आइलैंड। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये तो आपका जापान हो गया, ठीक है, जापान ये आपका हो गया। सेनकाकू आइलैंड, ये आपका सेनकाकू आइलैंड हो गया। ताइवान आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ये चाइना आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कहाँ की बात करें, इंडिया के किस तरफ पड़ेगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ईस्ट। वर्ल्ड मैप करके जाइएगा, बहुत क्वेश्चन आएंगे इस बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
Unemployment rate seen marginal rise in urban area in October, right? बेसिकली मुझे आपको अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बताना है। पहले हम न्यूज को कवर कर लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है? 52%, 5.2% अनचेंज फ्रॉम सितंबर, सितंबर से अनचेंज है। अर्बन की बात करें तो 7.0% आपका यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिल रहा है, अप टू 0.2% फ्रॉम 6.8 इन सितंबर। सितंबर में कितना था? 6.8, ठीक है। अर्बन में 7% है, रूरल में 4.4%, यहाँ पे डाउन हुआ है सितंबर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जेंडर की बात करें तो फीमेल का 5.4% है, पिछले पिछले उससे डाउन हुआ है। मेल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। Q2 क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो जुलाई टू सितंबर की हम यहाँ पे ये सारे भी डाटा जो हैं याद रखिएगा, ये जुलाई टू सेप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आप सेकंड ये देख रहे हैं अनचेंज फ्रॉम सितंबर, तो सितंबर में मतलब जुलाई से सितंबर तक, ठीक है। तो थ्री थ्री मंथ्स का है ये। क्वार्टर टू की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2026 की ट्रेंड जुलाई से सितंबर का, तो ओवरऑल देखें तो 5.2% है, मार्जिनल डिक्लाइन है 5.4% इन क्वार्टर वन से, ठीक है। अभी क्या है, इसको थोड़ा पहले समझ लेते हैं, पहले अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझते हैं, राइट। वैसे तो हमारी बहुत सारे तरह की एम्प्लॉयमेंट होती है, बट यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले हमारी फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। अन एम सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट जिसमें वर्कर्स आर बिटवीन जॉब्स और एंटरिंग द वर्कफोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जब पहली बार किसी आप जॉब में जा रहे हो या वर्कफोर्स ज्वाइन कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म होती है, नेचुरल इन एनी इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में नेचुरल हो सकती है। सपोज कोई ग्रेजुएट है, वो सर्च कर रहा है फॉर देयर फर्स्ट जॉब एंड समवन इज क्विटिंग टू फाइंड अ बेटर जॉब, तो इनके बीच के डिफरेंस, मतलब ये जो बीच का टाइम पीरियड है, जो ग्रेजुएट पर्सन है वो नौकरी ढूंढ रहा है, या कोई एक ऐसा आदमी है जो अपनी नौकरी स्विच कर रहा है, तो वो जो बीच का टाइम है उसको क्या हम बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड पर्सन है। कैसा पर्सन है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड पर्सन। जैसे अगर आप ग्रेजुएट है, आपने एमएससी कर ली है या पीएचडी कर ली है, और अब आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप क्या है? एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट है, ठीक है। जिसे हम एस्पिरेंट भी बोलते हैं इंडिया में, ठीक है। चलिए क्या है, दूसरा आता है हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? स्किल वर्कर डू नॉट मैच द स्किल ऑफ डिमांड इकोनॉमी, डिमांड इन द इकोनॉमी, ठीक है। आप जियोलॉजी में ग्रेजुएट हैं और आप कोडिंग की जॉब आप ढूंढ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आपका स्किल सेट जो है वो इकोनॉमी में जो डिमांड स्किल है उससे अलाइन नहीं करता है, तो आपको स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट के यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। स्किल वायर्ड से, ठीक है, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में लिख लीजिएगा। थर्ड, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड होता है हमारा साइक्लिक, या साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रिसेशन और डाउन टर्निंग इन द बिजनेसेस। तो ये क्या होता है? एक साइक्लिंग अनएम्प्लॉयमेंट आता है, ये जैसे ले ऑफ होता है ड्यूरिंग द इकोनॉमिक स्लो डाउन। काफी सारी कंपनीज आपने सुना होगा, जैसे आज के टाइम पे टीसीएस जो है वो ले ऑफ कर रही है। फिर एक टाइम आएगा जब बिजनेसेस दोबारा डेवलप होंगे, इकोनॉमी बूस्ट अप होगी, फिर हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, मास हायरिंग आपने सुना होगा। तो ये एक साइकिल की तरह जब फंक्शन करता है किसी भी इकोनॉमी में, तो उसको साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ हमारा वैसी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है।
सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? चेंज इन सीजन एंड प्रोडक्शन साइकिल जब चेंज होती है तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट आता है। बेसिकली जब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, एग्रीकल्चर में आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलता है। ठीक है। एग्रीकल्चर वर्कर्स जो होते हैं वो ऑफ सीजन जो है वो अ, अ, उनके पास कोई काम नहीं होता। टूरिज्म किसी जगह का, ठीक है, सपोज कोई जगह मानसून में घूमने वाली है तो वहाँ के जो लोकल गाइड्स वगैरह हैं, उनको जो अर्निंग होती है वो जब उनका पीरियड होता है, मानसून पीरियड होता है या सीजन पीरियड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जैसे किसी भी टूरिज्म स्पॉट पे हम जाते हैं तो हम कहते ही हैं कि यार सीजन में जा रहे हो कि नॉन सीजन जा रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही एम्प्लॉयमेंट भी वैसे फ्लक्चुएट करता है सीजन वाइज, ठीक है। अदर एम्प्लॉयमेंट जैसे फिफ्थ हो गया आपका डिस्कस एम्प्लॉयमेंट। ये कैसा एम्प्लॉयमेंट है? वर्कर्स ज्यादा है और वर्क कम है, ठीक है ना। तो कुछ वर्कर्स तो खाली ही बैठे रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? डिसगस्ट एम्प्लॉयमेंट। कॉमन है एग्रीकल्चर में अगेन, ठीक है। तो 10 पीपल वर्किंग ऑन अ फील्ड वेयर 6 कैन डू द सेम वर्क, जो आप मैथ्स में सॉल्व करते हुए आते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। सिक्स्थ एक और देख लीजिए, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए। क्रॉनिक पढ़ लीजिए आप, एक क्रॉनिक। वैसे तो दो और होती है, बट अगर आप ये छह भी पढ़ जाएंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। क्रॉनिक क्या होती है? ये लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है। कैसी होती है? लॉन्ग टर्म होती है। परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट जैसे हम बोलते हैं कि हमेशा ही अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। ये जनरली अंडर डेवलप कंट्रीज में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। मोर रेलिवेंट आप इन्हें मान सकते हैं कि जैसे इंडिया जैसे कंट्री में आपको यहाँ पे क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलता है यूथ में, जो प्रेसिस्टेंटली ही अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। कोई काम ही नहीं मिल रहा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में आपको ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इंडिया का एग्जांपल याद रखिएगा, डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। तो ये 6 टाइप की अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट भी करके चले जाते हैं देन इट इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो बस मेरे को आपको यही पढ़ाना था। बाकी यहाँ पे कुछ बात की गई है क्वार्टर सेकंड फाइनेंशियल 2026 की, ठीक है। तो आप ये नहीं भी याद रखेंगे, टू मच डाटा, टू मच नंबर्स मत कीजिए याद, मैं मेरा मानना ये है, ठीक है। हाँ, ये पढ़ लीजिए कि एनालिसिस करेंगे तो फ्यूअर जॉब अपॉर्चुनिटी है ड्यूरिंग सेंसिटिव मंथ डिस्पाइट ऑफ सीजन। सीजन के होते हुए भी अपॉर्चुनिटीज कम है, दैट्स वाई आपका एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो स्टबर्न है हमारी कंट्री में, ठीक है। अर्बन मेल अनएम्प्लॉयमेंट ऑफसेट बाय रूरल मेल इम्प्रूवमेंट। ओवरऑल स्टेबिलिटी, मास सेक्टर वेरिएशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। खैर यहाँ पे मेन मुद्दा इन एम्प्लॉयमेंट्स का था। ये टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको पता होनी चाहिए, यूपीएससी में पूछते हैं, ठीक है। चलिए खैर आगे बात करते हैं। अगेन कोप की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज। वैसे बहुत सारे डेवलपमेंट है कोप के अराउंड, तो इसके लिए हम डेडिकेटेड क्लास तो रखेंगे ही, बट यहाँ पे एक ट्री की बात हो रही है, समाउमा ट्री, राइट। समाउमा ट्री ये कहाँ मिलता है? सेंट्रल अमेरिका एंड अमेजोन के रीजन में, ठीक है। अमेजोन जो फॉरेस्ट है उसके रीजन में, इसको क्या बोलते हैं? आप पॉक, सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको अच्छे से, पॉक ट्री, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? समामहुआ ट्री का दूसरा नाम क्या है? कापॉक ट्री, ठीक है। साइंटिफिक नेम पढ़ लीजिएगा इसका, राइट। नेटिव टू मैक्सिको, सेंट्रल साउथ अमेरिका, 400 प्लस ट्री स्पीशीज इन अमेजोन, ठीक है। कीस्टोन स्पीशीज है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
कैसी स्पीशीज है? कीटोन स्पीशीज है। मेंटेन 40% ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुला। ये एरिया से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा एक, ठीक है। डायमेंशन 50 to 70 मीटर हाइट होती है, बहुत बड़ा होता है पेड़। फुल्ली मेच्योर्ड एट 1000 ईयर्स, ठीक है। फंक्शन क्या है? कार्बन सिक्विस्ट्रेशन का काम बहुत अच्छे से करता है। रेन फॉल साइकिल रेगुलेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। वेपर रिलीज, सीड डिस्पोजल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इस पेड़ की बात जो है वो हमारे COP30 में हो रही है, क्योंकि इंडिजीनियस प्रोटेस्टर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं COP30 के एंट्रेंस पे ही, मतलब जहाँ पे मीटिंग हो रही है ब्राजील में, बेलेम में, वहां पे इस ट्री को बचाने के लिए, ठीक है। फेलिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इस ट्री को बचाने के लिए यहाँ पे डिमांड की जा रही है COP30 में कि इसको भी पार्ट बनाया जाए अपनी मीटिंग का, राइट। सो एक ये डिस्प्यूट था, बट ये नाम याद रखिएगा आप। समा समाउमा ट्री, समाउमा ट्री, राइट। इंपॉर्टेंट है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ईरान ने कैंसिल कर दिया है वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस फ्रॉम नवंबर 2022-25, ठीक है। साइटिंग ट्रैफिकिंग सीज। ईरान में काफी सारे केसेस जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पकड़े गए हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ईरान में सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ पे मुझे आपको बताना था या पूछना था कि ईरान का लोकेशन क्या है, कौन सी वाटर बॉडी ईरान के साथ में लगती है, ईरान के साथ लगती है या इराक के साथ लगती है, ठीक है। तो इसका लोकेशन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज के साथ ईरान बॉर्डर शेयर करता है और कौन सी वाटर बॉडी नियर बाय है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा। इस क्वेश्चन का आप मुझे जरूर एग्जांपल दीजिएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको पढ़ना कौन कौन से, अगर आप वर्ल्ड मैप करके जा रहे हैं, मैपिंग करके जा रहे हैं, तो ब्लैक सी, सी का रीजन, रेड सी का रीजन, ठीक है, अरेबियन सी। प्लीज ये सारे सी के अराउंड ना जितने भी कंट्रीज हैं ये सारे आप पढ़ के जाइएगा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट कि आपको याद नहीं हो रहा है या कैसे पढ़ें, कौन सा सोर्स फॉलो करें, तो जस्ट कमेंट डाउन, ठीक है। और हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड क्लास कर लेंगे जहाँ पे हम ये सारी कंट्रीज के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे, राइट। चलिए मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं सैटेलाइट की। सेंटिनल 6B, राइट। ये एक इंटरनेशनल रेडार अल्टीमीटर सैटेलाइट है। बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था 17 नवंबर 2025 को कैलिफोर्निया से, ठीक है। और मिशन क्या है, मतलब किस लिए इसको लॉन्च किया गया है? ओशन ट्रैकिंग सैटेलाइट के लिए, ठीक है। मेजरिंग ओशन ट्रैकिंग सैटेलाइट, सी लेवल राइज या फॉल ये ट्रैक करती है। इसमें 6 इंस्ट्रूमेंट है। रेडार अल्टीमीटर है फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट, ठीक है। इसका नाम क्या है? इस रेडार अल्टीमीटर का नाम क्या है? पोसाइडन। पोसाइडन 4। पोसाइडन आपने एक शिप भी पढ़ी थी, वो पढ़ी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रशिया की एक न्यूक्लियर सब थी, न्यूक्लियर सबमरीन पोसाइडन, राइट। सो उसको भी याद रखिएगा, ये पोसाइडन 4 है। दोनों के नाम सिमिलर है, बट ये 17 नवंबर 2025 को कैलिफोर्निया से सेनेटल 6B इसको लॉन्च किया गया है। 6 इंस्ट्रूमेंट है इसमें। रेडार अल्टीमीटर है जो 1 इंच तक प्रिसाइज एक्यूरेसी के साथ कवरेज करता है ग्लोब के ओशन का, ग्लोबल ओशंस का 90% ग्लोबल ओशन यहाँ से कवर हो जाएगा, राइट। ये जॉइंट मिशन है, जैसे मैंने आपको बताया इंटरनेशनल मिशन है। काफी सारी एजेंसीज इसमें काम कर रही है, जैसे नासा हो गई, ESA हो गई, राइट, यूरोपियन कमीशन हो गया, ठीक है, CNSES हो गया। तो ये सारी कंपनीज जो हैं वो, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें काम कर रही है, राइट। तो ये भी याद रखिएगा, सेनेटल 6B किस लिए लॉन्च की गई है? ओशन ट्रैकिंग सैटेलाइट है, इंटरनेशनल रेडार अल्टीमीटर सैटेलाइट है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये अल्टीमीटर क्या होता है? ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है? ये छोटा सा थोड़ा रह गया। बेसिकली अल्टीमीटर जो होता है ना, एक फिक्स पॉइंट से किसी भी चीज का ऑल्टीट्यूड नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है। जनरली सी लेवल के लिए यूज किया जाता है कि सी लेवल से कोई भी चीज कितनी ऊपर है, राइट? सो उसके लिए अल्टीमीटर ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है स्पेस क्राफ्ट में। ठीक है, तो स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं उनमें ये लगाया जाता है, तो जिससे आपका ऑल्टीट्यूड, हाइट बेसिकली पता लग सके। ठीक है, हाइट पता लग सके, राइट? चलिए, खैर। बाकी इन सब की फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं ना, जैसे नासा हो गई, नासा की आप जानते हैं, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे ही एन ओ डबल ए की क्या होती है? नेशनल ओशनिक ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। बाकी ईएसए की मैं बता देता हूँ आपको। यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसको बोला जाता है, ठीक है। यूरोपियन स्पेस कमीशन आपको पता ही है। CNES जो है ये यूरोप की एजेंसी है। इसको बोला जाता है सेंटर नेशनल, इसका कोई स्पेट, एक सेकेंड, सेंटर नेशनल फ्रेंच स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो बेसिकली ये यूरोप में जो फ्रांस है उसकी स्पेस एजेंसी है, ठीक है। और इसका कोई फ्रेंच नेम है जो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा ऑब्वियसली, राइट? सो ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नाम तो आप इसको नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं, जनरली पेपर में भी दिया जाएगा आपको, सो डोंट वरी। ठीक है, नासा और ESA के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी हाँ, अल्टीमीटर आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने बता दिया, राइट? सो मूविंग एट, ये न्यूज को यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, नहीं तो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज छूट जाएंगी फिर, राइट? सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये स्कीम जो है अभी रिसेंटली इस वीक जो थी, हाईलाइटेड थी। प्रधानमंत्री किसान जो है वो, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो रिस्क कवरेज फॉर क्रॉप करती है, ठीक है। एक किसान योजना भी आपने पढ़ी होगी, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी है, जनरली आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसको इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा रिवाइज करवा दिया। PM किसान में बेसिकली इनकम सपोर्ट दिया जाता है। फिक्स्ड अमाउंट है 6,000 पर ईयर, ठीक है। 6,000 रुपए हर एक फार्मर को दिया जाएगा जो इस स्कीम में एनरोल्ड है, ठीक है। ये प्री हार्वेस्ट सिक्योरिटी है, ये मेजर डिफरेंस है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट डिजास्टर प्रोटेक्शन है। इस डिजास्टर प्रोटेक्शन में जैसे अब इनको इंक्लूड कर दिया गया, पहले वाइल्ड एनिमल अटैक्स इंक्लूडेड नहीं थे, ठीक है। और आपका लोकलाइज अगर फ्लड आ जाती है, ठीक है, तो वो जिस उससे जो खतरा होता है या उससे जो फसल का नुकसान होता है, वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं था, तो उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। लोकलाइज रिस्क फ्रॉम खारिफ 2026, ठीक है, कवर्ड अंडर लोकलाइज रिस्क फ्रॉम खारिफ 2026, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये तीनों चीजें जो है इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इंटीग्रेट कर दी गई है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन स्टेट टू पब्लिश ऑफिशियल वाइल्ड लाइफ लिस्ट, कि कौन से स्टेट में किस वाइल्ड लाइफ का सबसे ज्यादा खतरा रहता है फार्मर्स एरिया में। फार्मर मस्ट रिपोर्ट लॉस विद इन 72 आवर्स यूजिंग मोबाइल ऐप विद जियो टैग्ड फोटोज। जियो टैग्ड फोटोज के साथ 72 आवर्स में फार्मर्स को मोबाइल पे रिपोर्ट करना पड़ेगा कि उनकी फसल का वाइल्ड लाइफ ने नुकसान किया है, ठीक है। उसके बाद ही ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से उनको बेनिफिट मिल पाएंगे, ठीक है। रेलिवेंस फॉर प्रीलिम्स, चलिए मेंस तो हटा दीजिए, पर प्रीलिम्स के लिए अगर हम बात करें तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे देखा गया है। प्रीवियसली नो कंपनसेशन फॉर डैमेज क्रॉप था ड्यू टू वाइल्ड एनिमल्स, पर अब फसल बीमा योजना में इसको इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। न्यू नॉर्म एड्रेस दिस इशू पोटेंशियली रिड्यूस
रिलेटरली किलिंग्स, इसको भी ये रिड्यूस करेगा, राइट। एग्रीकल्चर सेक्टर अचीवमेंट की बात करें तो 6,000 डीबीटी अंडर पीएम किसान टू कवर 8.39 करोड़ फार्मर्स। तो 8.39 करोड़ फार्मर्स को ये 6,000 फिक्स्ड इनकम मिल रही है, ठीक है। ओवर 25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। माइक्रो इरिगेशन टू 1 लाख हेक्टेयर्स, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली अचीवमेंट्स की बात की गई है गवर्नमेंट के, जो पिछले कुछ दिन से न्यूज में रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, बस ये दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखिएगा, पीएम किसान और पीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बीच में, ठीक है। तो ये बस इतना भी याद करके चले जाएंगे तो काफी काम चल जाएगा अपना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, फिनलैंड ने टॉप किया है। इंडिया अगेन 118 पोजीशन पे है, पाकिस्तान से भी नीचे, जबकि इकोनॉमी हमारी बेटर है, ठीक है। तो रीजंस क्या क्या है, तो ये रीजंस यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको पढ़ सकते हैं, राइट। बट बाकी पेपर के लिए, प्रीलिम्स के लिए आप रैंक याद रखिएगा, ठीक है। रैंक याद रखिएगा 118। अच्छा, हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंक बता दीजिए। अच्छा, हैप्पीनेस इंडेक्स तो है ही, सॉरी, हेनली पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट, हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स जो आता है उसमें इंडिया की रैंक क्या है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसको याद हो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में लिख दे। बाकी इसमें यही बताया गया कि टूल्स यूज किए जाते हैं, सर्वे टूल जैसे कैंटल लेडर। अब कैंटल लेडर क्या होता है, कैंट्रल लेडर क्या होता है ये, एक आप एक पर्सन से पूछा जाता है कि 0 से लेके 10 तक, सपोज एक लेडर है, तो आप उसको अपने आप को उस लेडर पे कहाँ पे प्लेस करेंगे कि आप अपनी लाइफ में कितने सेटिस्फेक्शन में है, राइट। सो इसको कैंटरल लेडर बोला जाता है, ठीक है। इस ट्रेन पैराडॉक्स आप ये देख सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ डजन ऑलवेज लीड्स टू ग्रेटर हैप्पीनेस। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा जीडीपी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हैप्पीनेस भी, लोगों में खुशी भी उतनी ज्यादा ही है, ठीक है। तो हैप्पीनेस और जीडीपी को रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। बेसिक सेंस ये है कि वेल्थ और हैप्पीनेस को रिलेट नहीं करते हैं, राइट। बाकी रैंक याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मोस की बात करते हैं, राइट। सो आप ये जो मिसाइल देख रहे हैं ये क्या है, ब्रह्मोस है। स्ट्राइक रेंज 290 किलोमीटर, स्पीड की अगर बात करें तो 2.8 मैक्स है, मैक है, 28 टाइम्स दी स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, यहाँ पे 2.8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड होगा, सॉरी। बट यहाँ पे ये देख लीजिएगा, सुपरसोनिक मिसाइल है। अच्छा, इंडोनेशिया जो है वो लाइक इसको खरीदना चाहता है इंडिया से, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बोला जाता है ब्रह्मोस को। दिस पार्ट ऑफ इंडिया ग्रोइंग डिफेंस एक्सपोर्ट एंड टाइज विद साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज वेरी क्रूशल, ठीक है। ये बहुत क्रूशल है। अच्छा, ये ब्रह्मोस को की जो रेंज है ना, इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया, 450 किलोमीटर तक ये क्या है, टारगेट हिट कर सकती है। इसमें इंजन कौन सा यूज किया जाता है, स्क्रैम जेट, ठीक है। पूछ सकते हैं आपसे। स्क्रैमजेट करता क्या है, बेसिकली ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ही अपना फ्यूल बना लेता है एंड मेक इट लाइटर एंड फास्टर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है इसको ही अपना फ्यूल बना लेता है। इंपॉर्टेंट क्या है, हाइपरसोनिक स्पीड है इसकी, लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी है, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, इंडोनेशिया इसको खरीदना चाहता है इंडिया से। वैसे ये न्यूज जो है आगे जाके डेवलप होगी, ठीक है, तो उसको हम तब डिस्कस कर लेंगे, राइट। बट आपको ब्रह्मोस के बारे में ये थोड़ा सा एसेंशियल पार्ट पता होना चाहिए। बाकी जो एसेंशियल चीजें आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं, जैसे इसको लॉन्च किया जा सकता है एयर से, लैंड से, सी से। अब जैसे त्रिशूल है, त्रिशूल जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है ना, मतलब सरफेस से आप एयर में मार सकते हो। वैसे ही ब्रह्मोस क्या है, इस ये क्रूज मिसाइल है,
ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसको आप एयर से भी डिप्लॉय कर सकते हो, लैंड से भी कर सकते हो, और सी और वाटर से भी डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। सो ये डिफरेंस है। हमने और भी मिसाइल्स के बारे में बात करी है, तो आप उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड ऑफ द ईयर, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर निकाल दिया है, जिसका जो कि है पैरा सोशल। पैरा सोशल है हमारा वर्ड ऑफ द ईयर 2025 का। डेफिनेशन क्या है? वन साइडेड साइकोलॉजिकल बॉन्ड वेयर अ यूजर extend emotional energies, time to a person, celebrity, and now even AI also, who is completely unaware of the user existence. Um, एक इंसान जो है वो वन साइडेड साइकोलॉजिकल बॉन्ड बना लेता है जब किसी एक पर्सन से, चाहे वो सेलिब्रिटी हो। आज के टाइम पे एआई के साथ भी हम लोग ऐसा कर लेते हैं, राइट। तो ये जो साइकोलॉजिकल बॉन्ड है वन साइडेड, यानी कि सेकंड पार्टी को पता ही नहीं है कि ये फर्स्ट पार्टी एग्जिस्ट भी करती है, और वो इतना साइकोलॉजिकली इम्बाउंडेड है आपके साथ, राइट। सो इसको हम इसको क्या बोला जाता है? पैरा सोशल। पैरा सोशल पर्सन, राइट। तो ये नाम याद रखिएगा, पैरा सोशल पूछ सकते हैं आपसे। कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर है 2025 का, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, राइट। सो बाकी आप इसके बारे में और थोड़ी बहुत चीजें पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्राइसिस ऑफ लोनलीनेस, ठीक है। Rise in AI companies indicate a failure of traditional community structure, family, neighborhood, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें आप इसके बारे में आगे फर्दर अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी पैरा सोशल याद रखिएगा फॉर द प्रीलिम्स। चलिए आगे बात करते हैं। आईसीएन रिपोर्ट्स हाईलाइट द थ्रेट टू इंडियन डुगोंग्स। इसे बोलते हैं सी काउ, ठीक है। स्पेसिफिक नेम, साइंटिफिक नेम क्या है? मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से आईसीएन ने हाईलाइट करा है कि ये जो इंडियन स्पीशीज है इसको खतरा है। अब ये डुगोंग्स जो है वो सी काउ होती है, सी काउ ऐसा दिखता है ये एनिमल, ठीक है। अगर आप क्लास 11 ज्योग्राफी की बुक पढ़ेंगे तो लास्ट में आई गेस फॉरेस्ट चैप्टर के लास्ट में, इंडियन ज्योग्राफी पार्ट फर्स्ट है शायद, सेकंड है सॉरी। तो उसमें आपको डुगोंग के बारे में देखने के लिए मिलेगा, राइट। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? डुगोंग डुगोन, डुगोंग डुगोन। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी में दे रखा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। ये तो आप नेट पे कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो डुगोंग डुगोन जो है इसका साइंटिफिक नेम है। स्टेटस क्या है इसका? आईयूसीएन स्टेटस क्या है? वनरेबल है। जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो नेशनल पार्क्स के क्लास करेंगे तो उसमें कवर करेंगे ऑलरेडी हम इसको, डोंट वरी। बट ठीक है, आपको अभी भी पता हो तो कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। शेड्यूल फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। डाइट क्या है इसकी? सी ग्रास। क्या डाइट है इसकी? सी ग्रास। स्ट्रिक्ट हर्बीवोरस है। हैबिटेट क्या है? शैलो कोस्टल वाटर्स जो होते हैं। इंडिया में कहाँ पाया जाता है? गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक है। की हैबिटेट है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार याद रखिएगा। पाक बे, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पे भी इसको देखा जाता है। थ्रेट्स क्या है? हैबिटेट लॉस, बॉटम ट्रॉलिंग, डिस्ट्रॉय सीग्रास मीडोज, ठीक है। तो जितनी भी बॉटम ट्रॉलिंग होती है, जितनी भी एक्टिविटीज की जाती है नियर दी शैलो वाटर, उसकी वजह से सी ग्रास जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से इसके हैबिटेट को बड़ी थ्रेट झेलने पड़ते हैं, राइट। पॉल्यूशन क्या है? हैवी मेटल्स का यूज होना, जैसे लेड, मर्क्यूरी फाउंड इन टिश्यूज। इसके मतलब फूड में, वाटर में हैवी लेड, जैसे मर्क्यूरी हो गया, लेड हो गया, ये जा रहे हैं रेगुलरली, जिसकी वजह से इसकी जो टिश्यूज हैं, जो मतलब बेसिकली इसकी बॉडी पे जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व्स इन इंडिया कौन सा है? पाक बे, तमिलनाडु में। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपके लिए ऐड कर दिया है। ये इस उसमें नहीं मिलेगा आपको आर्टिकल में, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। पाक बे में पहला डुगोंग जो है कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और स्पीशीज जो अभी रिसेंटली न्यूज में रही, रेयर स्पीशीज है, इस वीक न्यूज में थी, गेनकोगो टूथेड बीक्ड व्हेल।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है? स्पॉटेड लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम इन बाजा कैलिफोर्निया, मैक्सिको के पास जो पड़ता है। अगेन कैलिफोर्नियन रीजन, करीबियन सी रीजन, अगेन इन न्यूज। ठीक है, तो ऐसा कुछ ये दिखता है। गेनको टूथेड बीक्ड वेल, राइट। फीचर क्या है? मेल है टीथ शेप्ड लाइक गेनको लीव्स। गेनको ना एक तरीके का लीफ है, ठीक है, जो गेनकोगो बिलोबा, बिलोबा जो ट्री होता है ना, इसका लीफ जो होता है वो फैन शेप का होता है। अगर मैं आपको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो फैन शेप का इसका कुछ ऐसा जो है वो पत्ता होता है। चाइनीज फैन आपने देखा होगा, राइट, वैसा ही होता है, सिमिलर। तो मेल्स में जो टीथ का शेप होता है इन्हीं लीव्स की तरह होता है, ये जो लीव्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बिहेवियर की अगर बात करूं तो डीप ड्राइवर्स होते हैं, वेरी शाय होते हैं, लैक ऑफ स्कार्स ऑन मेल सजेस्टेड नॉन एग्रेसिव नेचर, ठीक है। मेटिंग बिहेवियर, नॉन एग्रेसिव मेटिंग बिहेवियर भी इनका देखने के लिए मिलता है। अनलाइक अदर वेल्स दैट आर फाइट फॉर डोमिनेंसी, वेल्स फाइट करती है डोमिनेंसी के लिए। पर ये जो गेन कोगो टूथेड बीक्ड वेल है, ये इसका नेचर क्या होता है? लेस एग्रेसिव होता है, राइट। डीप डाइवर्स होते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं। रीजन याद रखिएगा, बाजा कैलिफोर्निया मैक्सिको। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर इनोवेशन इन फार्म वाटर यूज। बेसिकली द्रौपदी मुर्मू जी जो प्रेसिडेंट है हमारी, प्रेजेंट, उन्होंने नेशनल वाटर अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करे थे, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन, संचय, जन भागीदारी, राइट। की डाटा क्या मिला है, मतलब इस आर्टिकल में? एग्रीकल्चर यूसेज कितना है? 80% ऑफ इंडियन फ्रेश वाटर। एग्रीकल्चर में कितना यूज हो जाता है कंजम्पशन? 80% ऑफ फ्रेश वाटर। इनोवेशन मस्ट हैपन हेयर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने कहा है कि यहाँ पे जो है इनोवेशन की जरूरत है। माइक्रो इरिगेशन होना चाहिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो ऐसी चीजें यहाँ पे की जरूरत है, इन मेथड्स की जरूरत है। जल जीवन मिशन आपको याद रखना है पेपर के लिए, ठीक है। 2019 में इसको स्टार्ट करा था, 2024 तक का टारगेट था, राइट। अब 2028 तक ये एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या था? फ्रेश वाटर पहुंचाना है हाउस होल्ड, रूरल हाउस होल्ड में, थ्रू टैप्स, फंक्शनल टैप्स, रूरल हाउस होल्ड, ठीक है, थ्रू टैप्स। टैप वाटर कवरेज रोज 17%, 19 टू 81 2025 में। जन भागीदारी, पीपल पार्टिसिपेशन ओवर 35 लाख रिचार्ज स्ट्रक्चर बिल्ड एक्सीडिंग द 10 लाख टारगेट, ठीक है। जन भागीदारी मतलब पीपल्स पार्टिसिपेशन ओवर 35 लाख रिचार्ज स्ट्रक्चर बिल्ड एक्सीडिंग 10 लाख टारगेट, जो 10 लाख का टारगेट रखा गया था उसको भी एक्सीड कर दिया गया। मेन कंसेप्ट, मूविंग फ्रॉम गवर्नमेंट मैंडेट टू कम्युनिटी मूवमेंट, ठीक है। जन भागीदारी पे ज्यादा, मतलब पीपल पार्टिसिपेशन ज्यादा डिमांड हो रहा है गवर्नमेंट मैंडेट से, राइट। सो ये की फाइंडिंग्स थी। वाटर कंजर्वेशन, जल संचय, जन भागीदारी, मतलब कि नेशनल वाटर अवार्ड्स, ठीक है। तो कब वो हुआ था? 2025 में, जिसमें मेन की फैक्टर क्या है यहाँ पे? 80% डाटा जो है, 80% जो फ्रेश वाटर है वो इरिगेशन में यूज हो जा रहा है, एग्रीकल्चर में यूज हो जा रहा है। जल जीवन मिशन हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर आपने पहली वाली क्लासेस पढ़ी हैं तो आपको बहुत आसानी से क्लिक हो जाएगा। बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था, राइट। 2019 से 24 और अब 28 तक, राइट। चलिए खैर आगे बात करते हैं। चाइल्ड के जो प्रेसिडेंट है, इनको मिला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ठीक है। मिशेल बैचेलेट, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड, 2006 से 2010 तक रही, 2014 से 2018 तक रही। यूएन हाई कमिश्नर भी रही हैं फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ये आप ये देख लीजिए, सोनिया गांधी जी इनको अवार्ड दे रही है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ये इनके कंट्रीब्यूशन है, ठीक है।
प्रेजेंटेड बाय सोनिया गांधी जी, सीपीपी चेयरपर्सन बैचेलेट्स। ठीक है। एडवांस वुमेन पॉलिटिक्स पार्टिसिपेशन, एलजीबीटी क्यू प्लस राइट्स। ठीक है। एजुकेशन एंड टैक्स रिफॉर्म इन चाइल्ड। ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, ये सारे इनके कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से इनको क्या मिला है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है। मूविंग अहेड, गुजरात में जो टाइगर्स हैं वो वापस आ चुके हैं। ठीक है। फर्स्ट साइटिंग नियरली 9 months फरवरी 2025 में की गई है। टाइगर वॉज डिक्लेयर एक्सटिंक्ट इन गुजरात डिकेड अगो, 10 साल पहले से जो टाइगर्स हैं यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। गुजरात नाउ हैज 3 out of 4 बिग कैट्स। 4 बिग कैट्स कौन कौन सी हैं आप मुझे बताएंगे? टाइगर, लेपर्ड, एडिंग चीता वाया चीता प्रोजेक्ट इन ये जो आपकी ग्रासलैंड, बनी ग्रासलैंड, सॉरी, बनी ग्रासलैंड। ठीक है। बनी ग्रासलैंड रिजर्व, वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट ग्रासलैंड है, लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए गए। सो कौन सी 4 बिग कैट्स है ये आपको मुझे बताना है। 3 आ चुकी हैं और बाद माल फंक्शन कर जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट सुमेरु इरप्ट्स। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, माउंट सुमेरु कहाँ है, इंडोनेशिया में। ब्रह्मोस आपको याद आना चाहिए। इरप्ट 20 नवंबर 2025 को इवेंट ये हुआ, माउंट सुमेरु अगेन जो वॉल्केनिक इरप्शन है यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला। राइट। मैकेनिज्म क्या है, आपको पता ही होगा वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है बेसिकली। अच्छा, ये इरप्शन से कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं? बेसिकली ऐश निकलती है, तो हमें पता है ऐश डस्ट। ठीक है। और लावा निकलता है, डोम्स। जो आपका पायरोक्लिस्टिक फ्लोज होते हैं वो तो सारे निकलते ही हैं, पर गैसेस कौन सी निकलती है इंपॉर्टेंट है। तो एक तो CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है। फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड, पर ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। फिर हाइड्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, H2O। हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये 3 गैसेस याद रखिएगा। पूछ लेते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, राइट। सो जैसे मुझे हो गया था। चलिए खैर आगे बात करते हैं। अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं हमारे, डिस्कस वेज टू बूस्ट मार्टाइम सेफ्टी काउंटर टेररिज्म। तो इन्होंने एक वो टॉक रखा था CSC के साथ। CSC क्या है? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ठीक है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, CSC याद रखेंगे पेपर के लिए। न्यू दिल्ली में ये चेयर्ड किया था इन्होंने। मेंबर्स कौन कौन थे? मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश, सेचेल्स, अपग्रेडेड फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है। इसको अपग्रेड कर दिया एज अ ऑब्जर्वर से मेंबर के लिए। मलेशिया भी इसका मेंबर था, राइट। इंडिया और 7 कॉन्क्लेव मेंबर्स जो है वो थे, राइट। अच्छा, ये ग्रुप फॉर्म कब किया गया था? याद रखिएगा 2011 में, राइट। मेंबर्स कौन कौन से? मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश, सेचेल्स जिसे अभी 2025 में ही मेंबर बनाया है, और मलेशिया। ठीक है। तो ये मार्टाइम सिक्योरिटी जितनी भी हमारी
मार्टाइन बॉर्डर्स हम जिनके साथ शेयर करते हैं वो इसका मेंबर्स हैं, वो सारी नेशंस इसके मेंबर्स हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये याद रखिएगा। राइट, सिक्योरिटी एजेंडा क्या था? मार्टाइम सेफ्टी, एंटी पायरेसी, काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, ट्रांसनेशनल क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे ड्रग्स स्मगलिंग हो गया, वेपन्स हो गए, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग, ठीक है, आईएओयू के अंदर जो आती है, राइट। अच्छा, अच्छा, आपको सीएससी और क्वाड्स, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, इनके बीच का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। मतलब सीएससी तो इंडियन ओशन रीजन एक्सक्लूसिव है, मतलब इंडियन ओशन रीजन की जितनी भी कंट्रीज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है। वेर एज क्वाड्स, आप पता ही है आपको, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडिया, मतलब बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन की जितनी कंट्रीज हैं वो इंक्लूडेड है। क्वाड्स बनाया भी बेसिकली एक्सप्लिसिटली किसके लिए था? चाइना फोकस, मतलब चाइना की जो डोमिनेंसी बढ़ रही थी इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको काउंटर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई थी। तो दोनों अलग अलग हैं। बेसिकली आप ये 7 मेंबर्स याद रखिएगा। सीएससी याद रखिएगा, 2011 में इसको बनाया गया था। 7 मेंबर्स है। कौन कौन से मेंबर्स है पता होना चाहिए। बांग्लादेश भी एक मेंबर है, राइट। नवंबर 2025 में न्यू दिल्ली चेयर करते हैं इनके अजीत डोभाल जी, इसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोभाल जी, इसकी मीटिंग को चेयर करते हैं, राइट, चेयर करते हैं। बनाया किस लिए गया है ये आपको पता होना चाहिए। सीएससी और क्वाड्स के बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। चलिए, क्या चैलेंजेस क्या है? चाइना इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, श्रीलंका, मालदीव जो है वो डेप्थ में है चाइना की, तो सीएससी इतना इफेक्टिव है ही नहीं। श्रीलंका चाइना तो जा ही नहीं सकते अगेंस्ट चाइना के, पैसा ले रखा है ना, तो आप कैसे जाओगे उसके अगेंस्ट? तो इसलिए ये इतना इफेक्टिव है नहीं हमारे रीजन्स पे आसपास, इसलिए कम सुनोगे आप इसके डेवलपमेंट्स। बट अब दोबारा से अगर ये न्यूज में है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, खैर आगे बात करते हैं। गवर्नर्स ऑन सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर ऑन बिल ऑन सुप्रीम कोर्ट। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो पहले समझ लेते हैं इसको। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जब भी कोई बिल पास करती है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर भी जब भी कोई बिल पास करती है, तो या तो प्रेसिडेंट के पास जाता है या गवर्नर के पास जाता है, रिस्पेक्टिवली पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट के पास जाएगा और स्टेट लेजिस्लेचर का गवर्नर के पास जाएगा, राइट। अब इनके पास चार पावर्स होती हैं ब्रॉडली, मतलब तीन पावर्स होती हैं बेसिकली ब्रॉडली। एक तो एसेंट दे देने की, मतलब ये कि मैं इस बिल को पास करता हूँ, राइट, सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दूसरा होता है विद होल्ड करने की, सस्पेंसिव वीटो भी कहते हैं इसको, विद होल्ड या रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। कैंसिल तो कर नहीं सकते बट रिटर्न तो कर सकते हैं, ठीक है ना, कि आप इस पे दोबारा सोचिए, ये मुझे बिल ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। ये मनी बिल के साथ काम नहीं करता है, थोड़ा सा ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें मनी बिल आर्टिकल 210 का चक्कर आ जाता है, तो उसको हम एक सेपरेट क्लास में समझेंगे, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पेपर में आने वाला ही है, आप ये समझ लीजिए, यहाँ से एक कंफर्म क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक क्लास हम डेडिकेटेड इसके लिए करेंगे आने वाली, जिसमें हम प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर्स जो है वो सारी डिस्कस करेंगे। पार्डनिंग पावर भी, और बिल के ऊपर क्या पावर्स होती है प्रेसिडेंट की, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर ही जो मैं पॉलिटी का अपलोड करूंगा उसमें ये आपको मिल जाएगा, राइट। क्या है, विद होल्ड कर सकता है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, गवर्नर जो है वो रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए बिल, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के साथ लागू नहीं होता, पर गवर्नर के साथ लागू होता है। प्रेसिडेंट के साथ क्या लागू हो सकता है कि प्रेसिडेंट अपनी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है, मतलब बिल वो अपने पास रख सकता है इंडेफिनेट टाइम तक के लिए। ऐसा प्रावधान अभी करेंटली चल रहा है। अभी स्टेटमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट हैज रूल दैट नो फिक्स टाइमलाइन कैन बी इम्पोज ऑन प्रेसिडेंट गवर्नर फॉर असिस्टिंग टू द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर, मतलब असेंटिंग टू द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर, मतलब गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है
वो कभी भी कितने भी इंडेफिनाइट टाइम के लिए ये बिल जो है वो होल्ड कर सकते हैं। पर अभी 8 अप्रैल 2025 को हमने देखा था कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर 3 मंथ्स का डेडलाइन टाइम पीरियड लगा दिया गया था, विच जिसको अब हटा दिया गया अगेन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारा कंफ्यूजन क्या है ये हम बात करेंगे। बाकी आपको क्या याद रखना है, द जजमेंट डेट्स जो है वो 20 नवंबर को आई है थर्सडे को, जिसमें 5 जज की बेंच बैठी थी, जिसमें B.R. गवई भी इस जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस उसका पार्ट थे, ठीक है, इस केस का पार्ट थे, ठीक है, बेंच का पार्ट थे। इससे पहले जो 8 अप्रैल 2025 को बेंच फॉर्म हुई थी वो दो मेंबर्स की, मतलब 2 जज की बेंच फॉर्म हुई थी, जिसमें 3 मंथ्स का डेडलाइन टाइम पीरियड लगा दिया था। बट अब क्या है, अब कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, बैक टू नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, याद क्या रखना है बेसिकली आपको, गवर्नर्स के पास 3 डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं अंडर आर्टिकल 200, जिसमें एक होती है ग्रांट एसेंट टू द बिल, ठीक है, या तो बिल पास कर सकते हैं जैसे हमने बात करी। ये तीनों पावर किसमें आती है, आर्टिकल 200 में। आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर, ठीक है, आपको पता ही है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके लिए लिख दिए, जैसे 200 में गवर्नर पावर रिगार्डिंग द स्टेट बिल की पावर्स हमने यहाँ पे देखी, राइट। 201 में क्या है, आर्टिकल 201 में प्रेसिडेंट की पावर, जो आपने लास्ट ऑप्शन यहाँ पे पढ़ा ना, कैन रिजर्व अ बिल फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। कोई ऐसा बिल जो प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना पास नहीं किया जा सकता या नहीं करना चाहिए, उस बिल को विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 201 प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के पास जो जो पावर है उस बिल से रिलेटेड वो पता होना चाहिए। बेसिकली अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो आप इन सबको अपने नोट्स के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपको एकदम क्लिक कर जाएगा, अच्छा मैंने यहाँ ये आर्टिकल पढ़ा था, 200 आर्टिकल में ये लिखा है, 210 आर्टिकल में ये लिखा है, राइट, 201 आर्टिकल में ये लिखा है, ठीक है। 143 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रेसिडेंट रेफरेंस मैकेनिज्म। आर्टिकल 140 कैसे वर्क करता है, गवर्नर के आर्टिकल 200 की तरह, आपको याद होगा। आर्टिकल 143 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है इफ ही वांट्स, किसी भी मैटर पे, कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर होगा तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, ठीक है। तो सिमिलर है, यहाँ पे आप पावर देख सकते हैं। आर्टिकल 142 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू डायरेक्शन, कैन नॉट ओवर the कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स। तो ये सारे आर्टिकल्स रिवाइज कर लीजिएगा आप पेपर के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी जिनको कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है, प्लीज वेट फॉर अ वाइल, ठीक है, हम एक वीडियो में इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे बताना भी चाहूंगा ना, क्योंकि इतनी लंबा वीडियो हो जाएगा कि आप फिर उसको 2x पे देखेंगे और वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, राइट। सो ये डेवलपमेंट याद रखिएगा, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं डिटेल में। चलिए खैर, so I guess this was the last news, and thanks for watching. Again, I'm requesting you, if you have any doubt, just comment it in the comment section, और फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूँ, राइट। देखिए, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो आपका डाउट डाउट ही रह जाएगा। सो बेटर ये है कि आप एक बार डिस्कशन करने के लिए ही आप उसको कमेंट कीजिए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, राइट। चलिए क्या, पढ़ते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इसका आई गेस 21 से 30 नवंबर तक कंप्लीट करंट अफेयर्स कर देंगे, इस मंथ के कंप्लीट हो जाएंगे। एंड डोंट वरी, हम कंपाइल करेंगे सारे करंट अफेयर्स को। अभी आप देख रहे होंगे तो बहुत ज्यादा लग रहे होंगे, बट यू हैव टू वॉच इट, एक बार तो आपको गुड रीड देना ही पड़ता है, एटलीस्ट अपना उसको एक मेमोरी का पार्ट बनाने के लिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, stay tuned for the next part.